अध्याय 21। सुबह की धूप ताज़ा थी। जियान दाओ एक बिजनेस ड्रेस पहने हुए चाय के कमरे में खड़ी थी और कांच के दरवाजे से अपने सहकर्मियों को देख रही थी। वास्तव में वांग वानवेई की वसीयत बहुत अस्पष्ट थी। उसकी आत्महत्या का कारण और ड्रग नेटवर्क का इन लोगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें किसी के शामिल होने की भी संभावना है। जियान दाओ ने चाय का कप पकड़ा और इत्मीनान से कार्यालय क्षेत्र की ओर चल दिया। बाक कैन गोन ने कहा कि अब अपनी पहचान छिपाने का समय आ गया है, इसलिए उसने बेक कैन गोन के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सभी का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। एक सुबह शांतिपूर्वक गुजरी। उपभोग एक लाभदायक पेशा है। दोपहर के समय कमरा संख्या 3 के कर्मचारियों ने बगल की इमारत में बुफे लंच खाया। निदेशक लैम इसके पक्ष में नहीं थे। ऐसा लगता है कि एक नेता के रूप में अपनी दूरी बनाए रखने के लिए वह कर्मचारियों की अचानक होने वाली बैठकों में कभी कभार ही दिखाई देती हैं। बेक कैन गोन बेशक नहीं आया। खिड़की के पास एक लकड़ी की मेज के चारों ओर लोगों का एक समूह बैठा था। जियान दाओ के बाईं और बुई त्राच है तथा दाईं और माच थान है। थम दानवी सामने बैठी थी। वह हमेशा की तरह अब भी उदासीन थी। लाओ चान ने सौम्य रवैया दिखाया, जबकि लाओ तिएन हमेशा लकड़ी के टुकड़े की तरह गंभीर रहता था। केवल ग्राहकों से मिलते समय ही डैनवी अपना कोमल चेहरा पानी की तरह दिखाती है। बुई ट्रैच ने जियान दाओ के कान में फुसफुसाया, इसलिए कंपनी के अन्य विभागों द्वारा अक्सर उसके बारे में शिकायत की जाती है। सभी लोग हंस पड़े और थाम दानवी भी मुस्कुराए। बुई ट्रैच को जियान दाओ के पीछे कुर्सी पर अपना हाथ रखते हुए देखकर उसने याद दिलाया, सफेद खरगोश, सावधान रहना कि ग्रे भेड़िया तुम्हें न खा जाए। तुमने क्या कहा? बुई ट्रैच ने उसे घूर कर देखा और फिर अपना सिर जियान दाओ की ओर घुमाया। उसने जो कहा उस पर ध्यान मत दो। जियान दाओ ने सिर हिलाया। नहीं। उसने चाय का प्याला उसके सामने उठाया। मैं नहीं हूँ। कृपया सबके साथ एक कप चाय पिए। पिछले कुछ दिनों में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब से आप मुझे कुछ मार्गदर्शन देंगे ताकि मैं अपना काम बेहतर ढंग से कर सकूं। भोजन की मेज के आसपास का माहौल अधिक जीवंत और मैत्रीपूर्ण हो गया। थोड़ी देर खाने के बाद बुई ट्रच ने जियान दाओ को सूप का कटोरा निकालने में मदद की। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बेक की पहचान क्या है? अगर आप जानते हैं तो हमें बताएं ताकि सभी को संदेह कम हो जाए। सबकी नजरें जियान दाओ की ओर घूम गईं। जियान दाओ ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वह चेयरमैन का रिश्तेदार है। हर कोई हैरान था। लाओ टिएन ने अपना मुंह खोला। आपको कैसे पता चला? जियान दाओ, कल मैंने उसे चेयरमैन को फोन करते हुए सुना। उसने चेयरमैन को अपनी बहन कहा। बुई ट्रैच, तो यह कोई चचेरा भाई ही होगा। मैंने कभी नहीं सुना कि चेयरमैन का कोई सगे भाई भी हो। जियान दाओ, मैं इस पर विचार छोड़ता हूँ। थाम दानवी अचानक मुस्कुराई। उसकी अभिव्यक्ति अप्राकृतिक लग रही थी। मुझे उत्सुकता थी। पता चला कि यह आप ही है, शाही भाई। रॉयल ब्रदर शब्द जर्नी टू द वेस्ट से आया है। तांग सांजैंग राजा का छोटा भाई है, इसलिए उसे रॉयल ब्रदर कहा जाता है। बाद में रॉयल ब्रदर शब्द राजा के छोटे भाई को संदर्भित करता है। हर कोई हंस पड़ा। जियान दाओ ने भी अपने मुंह के कोने को सिकोड़ लिया। भाई, थम दानवी सचमुच प्रतिभाशाली है। भोजन प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हालांकि जियान दाओ ने देखा कि उसके बगल में बैठा माच थान बहुत चुप था। वह दूसरों को शांति का एहसास दिलाता है। सेल्स लोग आमतौर पर इतने बुरे नहीं दिखते। जियान दाओ के सामने खड़ी भीड़ इसका उदाहरण है। इनमें से बुई ट्रैच सबसे सुंदर है।
उसका शरीर लंबा है, जो ली हुआनरान से तुलना योग्य है। हालांकि हाल के वर्षों में ली हुआन नियन ने एक ठंडे स्वभाव का विकास किया है, जबकि बुई ट्रैच बहुत हंसमुख, खुले और उत्साही हैं, यहाँ तक कि थोड़े प्लेबॉय भी हैं। मचथान की शक्ल भी खराब नहीं है। सच कहे तो जियान दाओ को लगा कि वह अधिक सहज था। उसने पड़ोस के लड़के की तरह सादी, साफ सफेद शर्ट पहनी थी। भोजन लगभग समाप्त हो चुका था जब जियान दाओ को बो जिन यान का फोन आया, जिसमें उसने उसे तुरंत वहां से निकलकर उसके साथ बैठक में जाने को कहा। जियान दाओ ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। बुई ट्रैच भी खड़ी हो गई। मेरा पेट भर गया है, मैं आपके साथ चलूंगी। दोनों ऊंची इमारतें एक दूसरे के बगल में स्थित थी। बेक कैन गोन की कार बीच में रुकी। जियान दाओ बहुत तेजी से चला। बुई ट्रैच केवल उसका पीछा कर सकता था। वह हंसा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम उससे इतना डरते हो? जियान दाओ ने जवाब दिया, थोड़ा और सावधान रहो। बुई ट्रैच ने उसके छोटे चेहरे को देखा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। आराम करो, तुम अभी भी एक शौकिया हो। जियान दाओ मुस्कुराया। इमारत के निचले हिस्से में स्थित घूमने वाले दरवाजे के पास जाकर उसने देखा कि बाहर शाही भाई के काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काली BMW खड़ी थी। अब दोपहर हो चुकी है और बहुत सारे लोग इमारत के अंदर बाहर आ जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजा बाहर की ओर खुला, बुई त्राच ने सहजता से अपना हाथ उठाकर जियान दाओ की कमर को सहारा दिया। वास्तव में उसने अभी उसे केवल थोड़ा सा ही छुआ था और वह पहले ही एक ओर हट गई थी। जियान दाओ ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसे देखकर मुस्कुराया। मैं जा रहा हूँ। बुई ट्रैच मुस्कुराई। अलविदा। जियान दाओ ने कार का पिछला दरवाजा खोला। बेक कैन गोन एक छोर पर गंभीरता से बैठे हुए थे। यदि वह बेक कैन गोन को नहीं जानती होती, तो उसके वर्तमान भव्य रूप को देखकर वह शायद यह अनुमान लगा लेती कि वह एक शक्तिशाली, काले दिल वाला बॉस था। जियान दाओ बैठ गया और बो जिन यान की उदासीन आवाज सुनने लगा। अगर मैं तुम होते, तो मैं उनके साथ शारीरिक संपर्क से बचने की कोशिश करता। क्या तुम जानते हो कि उनमें से कौन ड्रग्स का उपयोग करता है? और जो लोग ड्रग्स का उपयोग करते हैं, उन्हें अक्सर संक्रामक बीमारियां होती हैं। जियान दाओ दंग रह गया। उसने शायद बुई ट्रैच को उसकी मदद करते देखा होगा। हालांकि वास्तविकता में उसने एक दूसरे को नहीं छुआ था, लेकिन बेक कैन गोन के दृष्टिकोण से यह संभवतः ऐसा था जैसे बुई ट्रैच उसे गले लगा रहा था। आज के लिए दोनों लोगों का कार्यक्रम पहले से ही ठीक से व्यवस्थित था। आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर दोआन तुक्या का व्यक्ति था। इसलिए बेक कैन गोन और जियान दाओ को बात करते समय सावधान रहने की आवश्यकता नहीं थी। जियान दाओ, क्या आप थोड़ा अच्छे से बोल सकते हैं? उसने मुझे छुआ तक नहीं। बेक कैन गोन कुर्सी की पीठ पर झुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। जियान दाओ ने कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखा, फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके चेहरे को हल्के से छुआ। बेक कैन गोन ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। जियान दाओ, मुझे बहुत खेद है, मैंने इसे पहले ही छू लिया है। बेक कैन गोन, बेस्वाद। दोपहर में दोनों विमान से उतरे और वोंग उयेनवी के गृहनगर पहुंचे। वोंग उयेनवी का घर जिला कस्बे में स्थित एक पुराना अपार्टमेंट है। अब वहां केवल उनकी मां अकेली रहती हैं। घर का फर्नीचर जर्जर था, जो गरीबी का संकेत था। बेक कैन गोन के पास पुलिस बैज है, इसलिए वोंग उयेनवी की मां ने सावधानीपूर्वक उन दोनों लोगों का स्वागत किया। वह जियान दाओ और बो जिन यान को अपनी बेटी के कमरे में ले गई, एक बर्तन में चाय बनाई और फिर जल्दी से वहां से चली गई।
बाक कैन गोन ने जियान दाओ से कहा, एक अकेली माँ कमजोर, अंतर्मुखी और गरीब होती है। अपनी बेटी को अकेले पालते हुए उसका व्यक्तित्व कमोबेश उसकी बेटी को प्रभावित करेगा। उसने फिर उसकी ओर देखा, और तुम बहुत सामान्य तरीके से बड़ी हुई हो। कमरे में वांग वानवेई का सारा सामान था, जिसमें उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक का सामान, साथ ही सिटी बी में जिस अपार्टमेंट में वह रहती थी वहां की चीजें भी शामिल थी। बो जिन्यान कमरे में घूमते हुए किताबों की अलमारी से एक सुंदर ढंग से बंधी हुई नोटबुक उठाने के लिए आगे बढ़ा। कुछ पन्ने पलटते हुए उन्होंने अपनी भौहें उठाईं। हमारा पीड़ित अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेखन का उपयोग करना वास्तव में पसंद करता है। यह एक अच्छी आदत है। उसने बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढी और जियान दाओ की ओर कुछ किताबें फेंक दीं। वे दोनों उसे खोलकर देखने लगे। ये सभी पुस्तकें वांग वनवेई की जीवन पर्यंत की डायरिया हैं, जो 2004 से चली आ रही हैं, जब वांग वनवेई 14 वर्ष की थी। फिर 2005, 2006, 2007 आए, लेकिन आखिरी किताब केवल 2010 तक ही पहुंची, जिसका मतलब है कि वोंग वेन वी विश्वविद्यालय के अपने तीसरे वर्ष में थी। बेक कैन गोन द्वारा वसीयत में दी गई जानकारी को सटीक रूप से समझाने के बाद डायरी पढ़ते समय जियान दाओ ने विशेष ध्यान दिया। उसने पाया कि वोंग वेन वी एक नाजुक और संवेदनशील लड़की थी। वह जीवन की कई छोटी छोटी बातें रिकॉर्ड करती हैं, यहाँ तक कि अच्छा या खराब मौसम भी उनके मूड को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर वांग वानवेई एक सकारात्मक और सतर्क व्यक्ति हैं। पिछले वर्षों में उसका जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। वोंग वेन वी के पास किंडरगार्टन, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी से लेकर कई फोटो एल्बम हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने पहली बार काम करना शुरू किया था तब की उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। उसने यह फोटो कंपनी के रिसेप्शन पर अपने डेस्क के पास ली थी। जियान दाओ को अचानक उस स्थान पर ली गई तस्वीर याद आ गई जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। एक पीली, नाजुक चेहरे वाली लड़की, लंबी काली पोशाक पहने हुए, बिस्तर पर निश्चल पड़ी थी। जीवन का कोई निशान नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिस शाम वांग वानवेई की मृत्यु हुई, उसने अपनी मां को फोन किया था। जियान दाओ ने श्रीमती वांग से पूछा, उस दिन उसने क्या कहा? श्रीमती वांग के चेहरे पर अभी भी उदासी और दुहक था। जब मुझे फोन आया तो मुझे अजीब लगा। रात के 12 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर चला गया। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस एक सामान्य फोन कॉल की तरह। उन्होंने कहा कि वे दूसरे प्रांत में एक बैठक में जा रहे हैं और मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा। मैंने देखा कि वह बुरे मूड में थी, लेकिन वह आम तौर पर बहुत शांत रहती थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे पहले पता होता। बेक कैन गोन चुपचाप पास खड़ा रहा। जियान दाओ उसे सांत्वना देने के लिए खड़ा हुआ। फाइल में उल्लेख किया गया है कि इस विदाई फोन कॉल के आधे घंटे बाद वोंग वेन वी ने अपनी मां को फिर से कॉल किया, लेकिन उन्होंने ऑपरेटर के कनेक्ट होने का इंतजार किए बिना ही फोन काट दिया। क्या उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले मानसिक रूप से संघर्ष किया और खुद को असहाय महसूस किया? वांग वानवेई के घर से निकलकर जियान याओ और बो जिन्यान उसके पूर्व प्रेमी की तलाश में निकल पड़े। मेरा पूर्व प्रेमी मेरा हाई स्कूल का सहपाठी था और वे दो अलग-अलग शहरों में कॉलेज गए थे। यद्यपि वे प्रेमपूर्ण रिश्ते में बने रहे, लेकिन दूरी के कारण अंततः उनका ब्रेकअप हो गया। प्रेमी सिविल सेवक के रूप में काम करने के लिए अपने गृहनगर वापस चला गया और 2 साल से उससे संपर्क नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें वांग वानवेई की स्थिति की स्पष्ट समझ नहीं थी। जियान दाओ और बो जिन यान आधी रात को शहर भी लौट आए। जियान दाओ यात्री सीट पर बैठा,
रात में शहर को उसकी चमकदार रोशनी में देख रहा था। बाक कैन गोन चुपचाप गाड़ी चला रहा था। जियान दाओ ने कहा, यह आर्थिक दबाव नहीं है। उसका परिवार गरीब है, लेकिन इतना गरीब नहीं कि वह अपना गुजारा न कर सके। इसके अलावा वोंग उयेनवी का वेतन भी स्वीकार्य है। यह कोई प्रेम समस्या नहीं है। उसका और उसके पूर्व प्रेमी का बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था। अब वह अकेली है। यह कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं है। पिछले वर्ष की स्वास्थ्य जांच के परिणाम पूरी तरह सामान्य थे। अब केवल काम का दबाव रह गया है। लेकिन हम जांच कैसे करें? हम अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। उसी कमरे में मौजूद अपने सहकर्मियों से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है। बेक कैन गोन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां टैप की। अंधेरे में उनका चेहरा विशेष रूप से शांत रहता था। यहाँ तक कि मुंह के कोने पर मुस्कुराहट भी दूसरों को अत्यंत कोमल होने का भ्रम देती है। किसी मामले की जांच करते समय मैं शॉर्टकट अपनाना पसंद करता हूँ, उन्होंने कहा। आपको इसकी आदत डालनी होगी और मेरी गति के साथ बने रहना होगा। जियान दाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अनजाने में कदम दर कदम उसका पीछा नहीं कर रही थी? शॉर्टकट क्या है? डायरी। जियान दाओ ने कुछ देर तक सोचा, फिर भी उसे समझ में नहीं आया। वांग वानवेई ने विश्वविद्यालय के अपने दूसरे वर्ष तक ही डायरी रखी थी। इसका क्या उपयोग है? बेक कैन गोन ने धीरे से सीटी बजाई। फिर उसने पहिया घुमाया। कार की खिड़की के बाहर से आती रोशनी उसके ऊपर से गुजर रही थी, जो किसी पेंटिंग की तरह शुद्ध और सुंदर थी। हल्की सी चिंताग्रस्त और उदास महिलाएं आसानी से अपनी दैनिक आदतें नहीं बदल पातीं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से वह डायरी लिख रही हैं। हमें बस इसे खोजने की जरूरत है। जियान दाओ ने सहमति में सिर हिलाया। बेक कैन गोन ने आगे कहा, आपकी तरह मुझे भी एक टूथब्रश खरीदने में 3 दिन लग गए। क्या मेरी हरकतें अचानक तेज हो सकती हैं? जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे और तेज क्यों होना चाहिए? मुझे यह पसंद है। इसके अलावा जो कोई भी मेरा टूथब्रश देखता है, वह वैसा ही टूथब्रश खरीदना चाहता है। बेक कैन गोन ने कोई शर्म नहीं दिखाई। उन्होंने शांति से 2 शब्द कहे, शॉर्टकट। जियान दाओ को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। कौन सा शॉर्टकट? मैंने चुनने में 3 दिन लगाए। मुझे आपकी पसंद की नकल करने में केवल 3 सेकंड लगे। यह शॉर्टकट है। कार शीघ्रता से अपार्टमेंट परिसर में पहुंच गई। बेक कैन गोन ने जल्दी से कार पार्क की, दरवाजा खोला और सबसे पहले बाहर निकल गया। जियान दाओ लंबे कदमों से उसके पीछे पीछे आया। हमें डायरी कैसे मिलेगी? वांग वानवेई का सारा सामान उसके घर में है। बेक कैन गोन ने हल्के स्वर में कहा, सभी अवशेष? जियान दाओ ने तुरंत रोका। आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डायरी है? हाँ। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद वांग वानवेई ने एक कंप्यूटर भी खरीदा। उसके लिए अपनी भावनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करना भी सामान्य बात है। इसके अलावा कागज की किताबों की तुलना में यह फॉर्म अधिक गोपनीय और सुरक्षित है। लेकिन जिस लैपटॉप का इस्तेमाल वोंग उयेनवी ने काम के लिए किया था, उसे कंपनी ने बहुत पहले ही जब्त कर लिया था और उसका निपटान कर दिया था। उनकी मां के अनुसार स्नातक होने के बाद उन्होंने कॉलेज में इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर बेच दिया। ब्लॉग। जियान दाओ को अचानक समस्या समझ में आ गई। निश्चित रूप से वांग वान वेई के पास ब्लॉग जैसा पासवर्ड वाला एक व्यक्तिगत स्थान होगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने आगे कहा, हालांकि उसका लैपटॉप साफ हो गया है, लेकिन जब तक वह पिछले आईपी पते पर ऑनलाइन थी, तब तक कंपनी का डेटा स्टोरेज अभी भी सुरक्षित रहना चाहिए। हम तकनीकी विभाग से उन वेबसाइटों को खोजने के लिए कह सकते हैं जिन पर वह अक्सर जाती है,
और सबसे अधिक संभावना है कि उसका ब्लॉग पता भी मिल जाए। कोड को डिक्रिप्ट करना मुश्किल नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाकर किसी से पूछ सकते हैं। बेक कैन नगो ने अचानक पलटकर जियान दाओ की ओर देखा। दालान में चमकती सफेद रोशनी उसके सूट और काले बालों पर पड़ रही थी। तुम मेरे अच्छे पक्ष में आने लगे हो। उसकी आंखों के कोने में एक हल्की मुस्कान दिखी। जियान दाओ, तुम बहुत घमंडी हो। अगली सुबह जियान दाओ और बो जिन यान उसके कार्यालय में बैठे। बाहर हमेशा की तरह चहल पहल है। जियान दाओ ने अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपका दी और वांग वानवेई के गुप्त ब्लॉग के एक एक पृष्ठ को पलटने लगी। इस बीच बेक कैन गोन ने कॉफी का कप पकड़ लिया, बॉस की कुर्सी पर आराम से बैठ गया और उसके जैसा ही काम करने लगा। 4 सितंबर, आज उसने नई शर्ट पहनी, बहुत सुंदर। मैं उससे चाय के कमरे में मिला। उसने कहा कि कल मेरी मीटिंग के नोट्स बहुत अच्छे थे। मैं बेहद खुश था। 12 अक्टूबर, मुझे पीरियड्स थे। मेरा पेट इतना दर्द कर रहा था कि मैं नीचे जाकर खाना नहीं खाना चाहता था। मेरे सहकर्मियों ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं वापस आया तो वह मेरे लिए कुछ स्नैक्स लाया। वह सभी के साथ बहुत ही सौम्यता और सोच समझकर पेश आता है। मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि मैं और भी खास हूँ। 9 नवंबर, आज उसने हल्के नीले रंग की टाई पहनी थी। मुझे पता चला कि उसके पास कई नीले रंग की टाई हैं। क्या आप जानते हैं कि नीला मेरा पसंदीदा रंग है और मेरा लकी रंग भी है। 15 नवंबर, दूसरे विभाग में एक डिपार्टमेंट असिस्टेंट जिसका मेरे साथ अच्छा रिश्ता था, उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कारण यह था कि दूसरा पक्ष दोहरा व्यवहार कर रहा था। मैं भी उसके लिए दुखी था। क्या यह संभव है कि इस दिन और युग में शाश्वत प्रेम अब मौजूद नहीं है? क्या हर कोई उन लोगों को पसंद करता है जो कुछ नया और रोमांचक, जो नैतिकता को चुनौती देता है? ऐसे लोग हमारे चारों ओर मौजूद हैं। और तुम, मेरे प्यारे, क्या तुम उनसे अलग हो? 20 नवंबर, क्या करूं? लगता है वह मुझे और भी अच्छा लगने लगा है। यदि मेरा हृदय स्रोत है तो आप निर्मल धारा हैं, जो धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है और उसे भर रही है। 15 दिसंबर, मैं हाल ही में इतना व्यस्त रहा हूं कि मैं जनरल मैनेजर के कार्यालय में कुछ दस्तावेज पहुंचाना भूल गया। बैठक में उपराष्ट्रपति ने मेरी कड़ी आलोचना की। मैंने निदेशक लैम को फंसाया और उनका अपमान किया। मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ। 19 दिसंबर, आज मैंने एक और गलती की। एक बड़े ग्राहक के लिए गलत चंद्र नववर्ष उपहार सूची बना दी और कंप्यूटर खराब हो गया, जिससे सुश्री डैनवी बहुत नाराज हो गईं। इसे खत्म करने के लिए मैंने पूरी रात काम किया। सुबह हो गई, मैं मेज पर लेट गई और रोने लगी। 28 दिसंबर, सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है? मैं हमेशा गलतियां क्यों करता हूँ? निर्देशक लैम ने कहा कि इस साल वह मुझे केवल सी ग्रेड दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हालांकि लोग ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन वे वास्तव में मुझसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। आप कैसे हैं? वह अब भी मुस्कुराया और मुझसे बात की। क्या तुम भी अपने मन में सोचते हो कि मैं बहुत मूर्ख और बेकार हूँ? जियान याओ ने नीचे स्क्रॉल किया और डायरी का आखिरी पेज पाया। पोस्टिंग का समय देखकर वह पूरी तरह दंग रह गई। यह 10 जून था, पिछली डायरी के आधे साल से भी ज्यादा समय बाद। पोस्टिंग का समय 0:37 था। फोरेंसिक डॉक्टर के फैसले के अनुसार वांग वानवेई की मृत्यु का समय सुबह 2 से 3 बजे के बीच था। यह डायरी उसके निधन से लगभग 2 घंटे पहले पोस्ट की गई थी। आज
मैंने कंप्यूटर चालू किया। मुझे अपनी आत्मा के निर्वाण में लॉग इन किए हुए आधा साल हो गया है। पिछले आधे साल से मेरे जीवन में कोई भी सुखद घटना घटित नहीं हुई है। मैं जीवन की रसातल की तह तक गिर चुका हूँ। वहां अंधेरा, ठंड और गंदगी थी। मुझे लगता है कि इस जीवन में मेरे पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उन बातों को ब्लॉग पर लिखना नहीं चाहता। यह मेरा स्वच्छ स्थान है। लेकिन आज रात, जिस रात मैंने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया, वह अचानक मेरे कमरे में आया और मेरे प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह आदमी जिसे मैं सचमुच पसंद करती थी, शायद अब भी मुझे वह पसंद है। उन्होंने कहा कि वह मुझे काफी समय से पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि जब वे कंपनी में शामिल हुए तो पहले दिन से ही वे मुझसे प्रभावित हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह एक साधारण कर्मचारी हैं, वेतन ज्यादा नहीं है, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। अब तुम सिर्फ मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हो? वह शुद्ध, सुंदर और स्वच्छ आदमी जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, तुम अब क्यों आए? मैं पीछे मुड़ नहीं सका, लेकिन मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, मेरे प्यार। तुमने अंततः मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा जीवन उतना निराशाजनक नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम आखिरी रोशनी हो जो मेरे सूखे शरीर पर चमक रही हो। डायरी यहीं खत्म हो गई। डायरी की सामग्री बो जिन्यान और जियान याओ की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। दोनों को उम्मीद थी कि वे वांग वानवेई को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले कारण और उसकी डायरी के माध्यम से ड्रग नेटवर्क के बारे में सुराग पा सकेंगे। हालांकि डायरी में ज्यादातर उसके प्यार की गुप्त भावनाओं और उसके असंतोषजनक काम के बारे में था। पिछले आधे साल में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में उसने सिर्फ वसीयत जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया और स्पष्ट और विशिष्ट रूप से बात नहीं की। हालांकि उन्हें एक अप्रत्याशित फसल भी मिली। जिस रात वांग वानवेई ने आत्महत्या की, कोई उसके कमरे में आया और उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इतना महत्वपूर्ण सुराग, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस को नहीं बताया। जियान याओ ने अपना सिर उठाया और देखा कि बो जिन्यान बाहरी कमरे में खिड़की पर गया था और पर्दे खींचने के लिए अपना हाथ उठाया था। जियान याओ खड़ा हुआ और उसके पास चला गया। बाहर एक काला शीशा था जो किसी को अंदर स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति नहीं देता था, जबकि वे बाहर के व्यक्ति को देख सकते थे। बो जिन्यान ने एक कप कॉफी पकड़ी और एक गिलास पिया। उसने एक घूंट लिया और बाहर देखने लगी। बेक कैन गोन की निगाहों का अनुसरण करते हुए जियान दाओ की नज़र बुई त्राच और माच थान पर रुक गई। कमरे में केवल दो व्यक्ति थे जो वांग वानवेई द्वारा बताए गए पद और उम्र से मेल खाते थे। आज बुई ट्रैच ने नीली टाई पहनी थी, जबकि माच थान ने काली टाई पहनी थी। जैसे ही बेक कैन गोन अपना मुंह खोलने वाला था, जियान दाओ पहले बोल पड़ा, यह माच थान है। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। जियान दाओ ने धीरे से कहा, हालांकि बुई त्राच ने नीली टाई पहनी हुई है, लेकिन जिस आदमी की तुलना करने के लिए वांग वान वेई ने स्वच्छता, प्रकाश और एक धारा की छवि का इस्तेमाल किया, वह निश्चित रूप से माच थान है। यही वह एहसास है जो वह दूसरों को देता है। बुई त्राच के लिए उसने भौहें सिकोड़ ली। स्वभाव मेल नहीं खाते। बेक कैन गोन अचानक हंस पड़ा, घूमा और अपनी सीट पर वापस चला गया, और उसी समय अपना मुंह खोला। धाराओं, प्रकाश की तुलना में महिलाओं का तर्क और निर्णय वास्तव में अजीब है, लेकिन मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। वह व्यक्ति माच थान है। जियान दाओ अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि आगे क्या करना है। बेक कैन गोन कुर्सी पर बैठ गया।
अपनी काली आंखें उठाई और उसे गौर से देखा। महिलाएं मुझे किससे जोड़ेंगी? जियान दाओ ने बेक कैन गोन के चेहरे पर नजर डाली, फिर उसके लंबे कद को देखा। उसने एक पल सोचा और कहा, कुछ भी? तुम क्या कहना चाह रहे हो? जियान दाओ, पहले मैं यह बता दूं कि मेरी संगति का मतलब बुरा नहीं है। तुम एक लैब्राडोर की तरह हो, घमंडी और अभिमानी दोनों। बेक कैन गोन का चेहरा काला पड़ गया। बकवास। आपकी संगति करने की क्षमता वोंग उयेन से कहीं कम है। जियान दाओ ने शांति से उसकी ओर देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। लैब्राडोर। वह शिकारी कुत्ता था जिसे वह वास्तव में पसंद करती थी। अध्याय 22। सुराग ढूंढने का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत उसका स्रोत ढूंढ सकें। जियान दाओ ने बो जिन यान से पूछा, क्या मैं माचथान की जांच करने का अवसर ढूंढूं? अब वह पुलिस नहीं है। जाहिर है सीधे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। बेक कैन गोन ने दरवाजे की ओर देखा। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैप कर रही थी। एक क्षण बाद उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, उसे यहाँ बुलाओ, हम उससे सीधे पूछ लेंगे। जियान दाओ ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। कल उसने उसे अपनी पहचान छिपाने की याद दिलाई और उसने कहीं और मीटिंग में जाने का नाटक किया। क्या ऐसा करने से हमारी पहचान उजागर नहीं हो जाएगी? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? उसका प्रश्न सुनकर जियान दाओ अचानक शांत हो गया। वे एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे कि वह लगभग भूल ही गई थी कि उसके सामने बैठा आदमी एक मनोवैज्ञानिक था। लोगों से सवाल पूछना और उनसे जानकारी निकालना उसकी खूबी थी। वह उसकी प्रतिभा दिखाने का इंतजार करेगी। जब वह अंदर आया तो माचथान के चेहरे पर असहजता दिखी। बेक कैन गोन ने अपनी ठोड़ी उठाई। बैठ जाओ। माचथान उसके सामने बैठ गया। मिस्टर बेक, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इंजीनियरिंग विभाग ने मुझे अभी अभी सूचित किया है कि उन्होंने विभाग की उस सहायक के कंप्यूटर से कुछ डेटा प्राप्त कर लिया है, जिसकी पिछले महीने मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसकी डायरी भी शामिल है। बेक कैन गोन ने धीरे से कहा, जिस रात वोंग उयेनवी ने आत्महत्या की, क्या आप उसके कमरे में गए थे और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं? मचथान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वह चुप हो गया। आपने पुलिस से इतना महत्वपूर्ण सुराग छुपाया, जिससे मुझे आपकी नैतिकता पर संदेह हो रहा है। बेक कैन गोन की आवाज हवा और उड़ते बादलों की तरह हल्की थी, लेकिन उसकी ठंडी आंखों से एक अदृश्य खतरा झलक रहा था। मचथान का चेहरा लाल और सफेद हो गया। वह सिर झुकाकर निश्चल बैठा रहा। कमरा एकदम शांत हो गया। जियान दाओ उन दो व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बेक कैन गोन ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और उसे अर्थपूर्ण निगाह से देखा। जियान दाओ को समझ में नहीं आया कि बाक कैन गोन का क्या मतलब था। उसकी आंखें अब थोड़ी गहरी थी, अहंकारी नहीं। जबकि जियान दाओ अभी भी अचंभे में थी। बेक कैन नगोन ने अचानक अपनी दाहिनी आंख से उसे देखा। उसका चेहरा सुंदर है, उसकी आंखों की दुम काफी लंबी है। आंख मारने से वह कम गंभीर लग रहा था, लेकिन उसमें एक आकर्षण था जो सामान्यतः नहीं देखा जाता था। जियान दाओ हार मान लेता है। यह निश्चित रूप से बाक कैन गोन का एक गुप्त संकेत है। आप हमेशा अपने तरीके से काम करते हैं। भगवान जाने उसकी आंख मारने का क्या मतलब था। आप और वह इतने अनुकूल नहीं है। इसलिए जियान दाओ ने अपने स्वयं के स्पष्टीकरण का पालन करने का निर्णय लिया। वह खड़ी हुई, एक गिलास पानी भरा और उसे माचथान के सामने ले आई। मचथान, धन्यवाद। जियान दाओ ने अपनी आंखें उठाकर बो जिन यान की ओर देखा। मिस्टर बो,
क्या मैं माचथान से कुछ शब्द कह सकती हूँ? बेक कैन गोन ने अभी भी दूर का भाव बनाए रखा। उसने ओह कहा। जियान दाओ को यह भी समझ में नहीं आया कि वह यह कैसे समझाएं कि एक व्यक्ति काले चेहरे के साथ गाता है या एक व्यक्ति सफेद चेहरे के साथ गाता है, क्या उनका मतलब था। लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। वह माचथान के पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, इतना घबराओ मत। मुझे लगता है कि मिस्टर बेक हमारे विभाग के लिए केवल अच्छा ही चाहते हैं। मेरे परिवार का एक सदस्य भी पुलिस अधिकारी है। मुझे पता है कि कबूल न करने का अपराध बड़ा या छोटा हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आप मिस्टर बेक को स्थिति समझाएं और हम मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। मचथान का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें उदासी को छुपाने में असमर्थ थीं। मुझे खेद है, मिस्टर बेक। उस रात मैं उयेनवी को खोजने गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आत्महत्या कर लेगी। माचथान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, कंपनी के नियम कर्मचारियों को कंपनी के भीतर प्यार करने की अनुमति नहीं देते हैं। एक बार पता चलने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं चुप रहा। बेक कैन नगो ने भौहें सिकोड़कर जियान दाओ की ओर देखा। जियान दाओ ने सिर हिलाया। कंपनी में वास्तव में यह नियम है। बेक कैन गोन ने निश्चित रूप से नियमों को कभी नहीं पढ़ा। बेक कैन गोन, मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। माचथान की आंखें लाल थीं। उसकी आवाज में नाग जैसी आवाज थी, जिससे पता चलता था कि वह शांत मूड में नहीं था। उस दिन काम खत्म करने के बाद मैं इतना भावुक था कि मैं उसके कमरे में चला गया। किस समय? बाक कैन गो ने उसे बीच में रोका। करीब 12:10 बजे। चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए जब मैं बाहर गया तो मैंने अपनी घड़ी देखी। उसके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, इसलिए मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। फिर क्या हुआ? जियान दाओ का स्वर अत्यंत कोमल था। माचथान ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, फिर मैंने उससे कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बने। उसने कहा कि उसे इस बारे में सोचने की जरूरत है, इसलिए मैं अपने कमरे में वापस चला गया और अगली सुबह तक सोता रहा। बेक कैन गोन, आप किस समय निकले? लगभग 12:30 बजे। क्या आपको वोंगुयेनवी के मूड में कुछ भी असामान्य नहीं लगता? जियान दाओ ने पूछा। माचथान ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मैं इतना घबरा गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बेक कैन गोन, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? माचथान कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर अपना मुंह खोला। हमने अभी जो कहा, उसके अलावा हमने कुछ और नहीं कहा। जियान दाओ ने माचथान के हाव भाव को ध्यान से देखा। वह यह नहीं बताना चाहता था कि उस रात क्या हुआ था। क्या कोई और छुपी कहानी है? या फिर वह उस दर्दनाक कहानी को याद नहीं करना चाहता? यदि पूछताछ बहुत अधिक विशिष्ट और सख्त है, तो माचथान निश्चित रूप से कुछ असामान्य बात पता लगा लेगा। अब क्या करें? इस समय बेक कैन गोन ने अपना मुंह खोला। जियान दाओ, जाओ और वोंगुयेनवी की डायरी संपादित करो और बाद में इसे पुलिस को सौंप दो। जियान दाओ, हाँ। उसे समझ में नहीं आया कि बेक कैन गोन ने अचानक डायरी का जिक्र क्यों किया। माचथान ने तुरंत अपना सिर उठाया। क्या मैं उसकी डायरी पढ़ सकता हूँ? इससे पहले जियान दाओ का मानना था कि पुलिस पूछताछ में ज्यादातर लगातार पूछताछ होती है, जिससे दूसरे पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। अब उसे एहसास हो गया है कि बेक कैन गोन को वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए बेकार शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, इस समय वांग वानवेई की डायरी पढ़ते समय माई शेन के चेहरे पर आंसू बह निकले। जब पुलिस पूछताछ करती है,
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ा जाए। अब बो जिन्यान ने यह कर दिखाया है। यह देखा जा सकता है कि मामले की जांच करते समय बेक कैन गोन अपने रोजमर्रा के जीवन में अभिमानी रवैये के विपरीत बहुत बुद्धिमान और परिष्कृत था। बेक कैन गोन के निर्देशों का पालन करते हुए जियान दाओ ने केवल माच थान को गुप्त प्रेम की अवधि के बारे में डायरी प्रविष्टि दी। अंतिम पंक्ति पढ़ते हुए माच थान ने अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ उठाए। बड़ा कार्यालय केवल उस युवक की सिसकियों से भरा हुआ था। जियान दाओ उसके बगल में बैठ गया और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ को धीरे से थपथपाते हुए बोला, दुखी मत हो। मच थान का मूड लगभग नियंत्रण खो बैठा। उसने पलटकर जियान दाओ को गले लगा लिया। यह एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है। जियान दाओ बिना हिले डुले खड़ी रही और माच थान को उसे पकड़ने दिया। वह धीरे धीरे सांत्वना देती रही। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्या तुम्हारे पास कोई हड्डी नहीं है? छोड़ दो। अचानक आई आवाज से जियान दाओ और माच थान चौंक गए, जिससे वे तुरंत अलग हो गए। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बेक कैन गोन उसकी ओर उदासीन निगाह से देख रहा था, मानो उसका पिछला कार्य स्वाभाविक था। यह कैसी प्रतिक्रिया है? इस अनुमान के कारण कि नशीली दवाओं के उपयोग से संक्रामक रोग होते हैं, बेक कैन गोन अपने क्रांतिकारी साथी की रक्षा करना चाहता है, जो उसका है। लेकिन माच थान का इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि वोंग उयेन वी की डायरी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अचानक जियान दाओ के दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन उसके गहराई से सोचने का इंतजार किए बिना बेक कैन गोन की नज़र माच थान पर चली गई। उस दिन उसने नीली पोशाक पहनी थी। पता चला कि उसे इस कारण से नीले कपड़े पहनना पसंद था। मुझे याद है कि उस समय उसने कोई मेकअप नहीं किया था, सिर्फ मोतियों की एक जोड़ी बालियां पहनी थी और अपने बालों को खुला रखा था, लेकिन वह बहुत सुंदर लग रही थी। उस समय उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझे बताया कि हवा से उनकी आंखें उड़ गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी भावनाओं को उसके सामने स्वीकार किया। उसने कहा कि उसे इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैंने कहा, फिर मैं तुम्हें 1 घंटे में फोन करूंगा। चूंकि मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम करने के इरादे से स्नान किया, लेकिन अंत में मैं एक लट्ठे की तरह सो गया। उसे फोन करना भूल गया। मुझे अगले दिन ही पता चला। क्या यह इसलिए था क्योंकि मैंने वादा तोड़ा था, जिससे वांग वानवेई आत्महत्या करने के लिए और भी दृढ़ हो गया था? मेरे पास वास्तव में इस मामले का उल्लेख करने का चेहरा नहीं है। इस बिंदु तक माच थान के चेहरे पर एक बार फिर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। बेक कैन गोन ने पूछा, क्या कमरे में किसी को भी वोंग उयेन वी के सामने आपके कबूलनामे के बारे में पता है? यह तो हर कोई जानता है, माच थान ने फुसफुसाते हुए कहा। जिस सुबह मैंने उसका शव देखा, मैं काफी परेशान था। सभी ने मुझे पहचान लिया, लेकिन उन्होंने इसे छिपाने में मेरी मदद की। निर्देशक ने मुझे दोषी नहीं ठहराया। जियान दाओ ने माच थान से कहा कि वह इस मामले को गुप्त रखें। यह राष्ट्रपति की मंशा है और मृतकों के प्रति सम्मान भी। मच थान ने बार बार सिर हिलाया। माच थान बेक कैन गोन के कार्यालय से बाहर निकला और अपनी सीट पर वापस आ गया। बूढ़ा टिएन, जो उसके सबसे करीब बैठा था, मुड़ा और उसके कंधे को थपथपाया। क्या तुम ठीक हो? सबने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। माच थान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। श्री बेक मेरे एक कार्य दस्तावेज से बहुत असंतुष्ट थे और उन्होंने मेरी कड़ी आलोचना की थी। इतना कहकर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में चला गया।
जियान दाओ ने शीशे के माध्यम से बाहर की भीड़ को देखा। वह दुखी हुए बिना न रह सकी। यदि माच थान ने वादे के अनुसार फोन किया, तो क्या वोंग उयेनवी अपने जीवन को महत्व देगी? अब सब कुछ अज्ञात है। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाकर बो जिन यान की ओर देखा। मानो उसकी भावनाओं को भांपते हुए उसने हल्के स्वर में कहा, क्या तुम्हें उसके लिए दुख हो रहा है? थोड़ा सा। खोया हुआ प्यार लोगों को जीवन भर के लिए पछताता है। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह जरूरी है? मैंने एक बार समाचार पढ़ा था, एक जोड़े ने अपनी शादी से पहले वाली रात को ग्रिल्ड फूड खाया और उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके गले में लोहे की कटार फंस गई थी। जियान दाओ। उसके दिल में जो थोड़ा सा दर्द था वह उसके शब्दों की बदौलत पूरी तरह से गायब हो गया। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बेक कैन गोन ने कहा। इसके विपरीत माच थान को दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह उसकी कायरता और गलत शर्म की वजह से है कि वोंग उयेनवी की मौत के बारे में सच्चाई को छुपाया गया। जियान दाओ उसे बोलते हुए सुनकर दंग रह गया। आपको तुरंत दोआन तुक्या को फोन करना चाहिए, उसे सूचित करना चाहिए। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्यों? बेक कैन गोन ने अपनी मुद्रा को यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए समायोजित किया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह एक हत्या का मामला है। मुझे जांच शुरू करने के लिए पुलिस को सूचित करना है। मैं गुप्त रूप से उसकी इच्छाओं का पालन नहीं कर सकता। जियान दाओ चौंक गया। उसके मन में कुछ अस्पष्ट सी अटकलें उठीं, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थी। यह हत्या क्यों है? कल आपने कहा था कि वसीयत खुद वोंग उयेनवी ने लिखी थी। यह सच है कि मैंने कहा था कि वोंग उयेनवी ने वसीयत लिखी थी, लेकिन मैं कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि उसने आत्महत्या की थी। बेक कैन गोन की आंखों के कोने में मुस्कान और भी चमक उठी। क्या तुम नहीं देखते? अब हर जगह खामियां हैं जो हमें बता रही हैं कि यह एक हत्या का मामला है। अपराधी तुम्हारा प्यारा सहकर्मी है। अध्याय 23। जियान दाओ ने बो जिन यान को ध्यान से देखा। उसने पूछने में जल्दबाजी नहीं की। अभी जैसे क्षण हमेशा ऐसे होते हैं जब वह सबसे अधिक चमकते हैं। हालांकि उसने कोई इशारा नहीं किया और चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों और मुंह के कोने हंसी से भरे हुए थे। वह चमकदार लग रहा था। जियान दाओ बो जिन यान के सामने बैठे थे। वह अपनी गोद में दोनों हाथों को क्रॉस करके बैठी और ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। मैं आदरपूर्वक सुनूंगी। बेक कैन नॉन के लिए हत्या के निष्कर्ष तक पहुंचने का कारण जानना एक प्रारंभिक अभ्यास जितना आसान था। जैसे ही वह जियान दाओ को समझाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसकी नज़र उसकी चमकती आंखों और थोड़े सिकुड़े हुए होठों पर पड़ी, जो उसकी गहन एकाग्रता को दर्शा रहे थे। सलाह मांगने की दुर्लभ सौम्य मुद्रा। बेक कैन गोन के दिमाग में अचानक एक और विचार आया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। पिछले बुधवार की सुबह हमने क्या खाया? झींगा और मछली की खाल से बनी पकौड़ियाँ। यह पहली बार था जब जियान दाओ ने यह व्यंजन बनाया था, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी थी। उसे यह बहुत अच्छी तरह याद था। बेक कैन गोन ने शांति से कहा, मैं कल सुबह उन पकौड़ियों को खाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं मामले की व्याख्या करना शुरू करूँगा। जियान दाओ। अभी भी उसे लगा कि वह चमकदार और डराने वाला था, लेकिन उसने तुरंत उस अच्छी छाप को मिटा दिया। जियान याओ को स्वीकार करते देख बो जिन्यान मुस्कुराया और धीरे से अपना मुंह खोला। सबसे पहले माई शेन ने कहा कि जब वह वांग वानवेई से मिली थी तो उसने एक नीली पोशाक पहनी हुई थी, जो अनंत भाग्य का रंग है। लेकिन उसकी मृत्यु के स्थान पर ली गई तस्वीर में उसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी।
वांग वानवेई को उस लड़के ने कबूल किया था जिसे वह पसंद करती थी। भले ही उसने आत्महत्या करने के बारे में अपना मन नहीं बदला हो, वह शायद इस दुनिया को छोड़ने के लिए अपनी पोशाक को सार्थक रंग से बदलकर काली पोशाक में बदलने की हद तक नहीं जाती। वांग वानवेई एक संवेदनशील और कमजोर लड़की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उम्मीद थी कि वह नीले रंग के बजाय काले कपड़े पहनकर परलोक जाएगी? वांग वानवेई ने 12:05 बजे अलविदा कहने के लिए अपनी मां को फोन किया। माई शेन लगभग 12:30 बजे चली गई। उसने 12:40 बजे अपनी मां को फिर से फोन किया लेकिन फोन कनेक्ट होने का इंतजार नहीं किया। अगर उसने अपना मन नहीं बदला तो उसने अपनी मां को फिर से क्यों फोन किया? 2. उसकी पीड़ा को दोगुना करने के लिए। इसके अलावा माचथान के जाने के तुरंत बाद उसने फोन क्यों किया? सबसे अधिक संभावना है कि माचथान के कबूलनामे के बाद वोंग उयेनवी ने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। वह अपनी मां की आवाज सुनना चाहती थी। वोंग उयेनवी ने आखिरी बार अपनी डायरी 12:37 बजे पोस्ट की थी, लेकिन उनका निधन सुबह 2-3 बजे तक नहीं हुआ। इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसे अपना जीवन समाप्त करने से पहले अपने अंतिम शब्द लिखने चाहिए थे। माचथान के साथ न रह पाने की पीड़ा के बारे में लिखना चाहिए था, या अपनी डायरी में माचथान को अलविदा कहना चाहिए था। वोंग उयेनवी ने उन लगभग 2 घंटों के दौरान क्या किया? उसने अपनी मां को फोन नहीं किया, माचथान को मना नहीं किया और डायरी भी नहीं लिखी। क्या वह गहन विचार में है? मां को दूसरी बार कॉल करने पर उन्होंने फोन काटने से पहले कनेक्शन का इंतजार क्यों नहीं किया? उसने अपना जीवन समाप्त करने के लिए नशीले पदार्थों का चयन क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे ऐसा महसूस हो कि वह आधे साल से गंदे कीचड़ में धंसी हुई थी और अंततः उसने अपने जीवन को सबसे गंदे तरीके से समाप्त करने का निर्णय ले लिया? जियान दाओ ने ध्यान से सुना। बेक कैन गोन ने चाय का एक घूंट लिया, धीरे से सीटी बजाई और उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। अगली बार आपको इस तरह का एक सरल मामला खुद ही सुलझाना चाहिए। मेरे दिमाग को कई साल पहले की सोच के स्तर पर वापस मत ले जाना। जियान याओबो जिन यान के शब्दों को ध्यान से पचा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने अभी शांति से अगली बार कहा था। अगली बार होगा या नहीं, यह तय करना उसके हाथ में था। कुछ सेकंड के लिए विचार करने के बाद जियान याओ ने पूछा, क्या आपको लगता है कि माई शेन के शब्द भरोसेमंद हैं? बाई जिन्यान ने जवाब दिया, विश्वसनीय, अन्यथा वह हमें घटना के बारे में विस्तार से क्यों बताएगा जिससे हत्या की सच्चाई उजागर हो सकती है। वांग वानवेई की डायरी से यह भी स्पष्ट हो गया कि पिछले आधे साल से उसके दयनीय जीवन का माचथान से कोई लेना देना नहीं था। जियान दाओ ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वांग वानवेई का ब्लॉग गोपनीय और विश्वसनीय है। आज सुबह तकनीकी कर्मचारियों ने पुष्टि की कि उन्हें नेटवर्क डेटाबेस में ब्लॉग को हटाए जाने या सामग्री को बदले जाने का कोई निशान नहीं मिला और एकमात्र लॉग इन टर्मिनल वांग वानवेई का कंप्यूटर था। इसके अलावा माचथान ने कहा कि मृतक ने मोती की बालियां पहनी हुई थी, लेकिन घटनास्थल पर ली गई तस्वीर में उसने कोई बाली नहीं पहनी थी, बो जिन्यान ने कहा। जियान याओ को याद आया और उसने सहमति में सिर हिलाया। जाओ पुलिस स्टेशन में सबूतों की जांच करो और देखो कि क्या कोई बाली है। हाँ, इस समय बो जिन्यान ने अपने सेल फोन पर कॉल किया, तुरंत मेरे पास आओ। न जाने दूसरी तरफ के व्यक्ति ने क्या कहा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी, तो जल्दी से अपनी व्यर्थ बैठक समाप्त करो। उसका स्वर ठंडा हो गया। मानव जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। डिनर में पहनी गई लाल पोशाक से अलग,
आज यिन सिकी ने एक सफेद चैनल पोशाक पहनी थी जो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली लग रही थी। यिन सिकी कार्यालय में अतिथि सोफे पर बैठी थी, मामले का विश्लेषण सुन रही थी। उसका चेहरा तेजी से भारी हो गया। कथावाचक जियान याओ था, क्योंकि बो जिन्यान ने कहा, क्या आप मुझे एक ही सामग्री को 2 बार दोहराने के लिए कह रहे हैं? यह मेरा काम है। इसलिए हमें तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें जांच शुरू करने देना चाहिए और विभाग के सभी कर्मचारियों को निलंबित करना चाहिए। जियान याओ ने निष्कर्ष निकाला। बो जिन्यान और जियान याओ की चौकस निगाहों के नीचे यिन सिकी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति फिर से शांत हो गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, अन्यथा एक निर्दोष व्यक्ति अन्यायपूर्ण तरीके से मर जाता। इसके अलावा मेरी कंपनी में एक हत्यारा है। यह बिल्कुल ऐसी चीज है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता। जियान याओ ने सिर हिलाया। बो जिनयान हमेशा की तरह अभी भी भावनाहीन था। यिन सिक्यू ने जारी रखा, हालांकि क्या इस मामले को चुपचाप सुलझाया जा सकता है? जियान दाओ दंग रह गया। दोआन तुक्या ने बेक कैन नॉन को देखा। क्या यह ठीक है कैन नॉन? बैक कैन गोन ने ऐसे ठंडा व्यवहार किया जैसे उसके सामने खड़ी महिला उसकी बहन नहीं थी। तुम मुझसे किस तरह का रहस्य जानना चाहते हो? दोआन तुक्या ने धीरे से अपना मुंह खोला। आप जांच जारी रखें। अपराधी का पता लगने के बाद आपको उसे गिरफ्तार करने के लिए सीधे पुलिस को सूचित करना चाहिए। चलो इसे सार्वजनिक नहीं करते। जियान याओ यिन सिकी की चिंताओं को समझ सकती थी। वह कंपनी को प्रभावित करने से डरती थी। लेकिन जैसा कि बो जिन्यान ने कहा, मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और एक गुप्त जांच बहुत असुविधाजनक होगी। वह बो जिन्यान की ओर मुड़ी, जिसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। नहीं, कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद यिन सिकी ने जियान याओ से कहा, जियान, तुम पहले बाहर जाओ। जियान याओ, हाँ। जियान याओ बो जिन्यान के कार्यालय से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। सभी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। निर्देशक लिन और यिन सिकी के सहायक, जो चाय के कमरे में बातें कर रहे थे, तुरंत चले आए। क्या बात है? निदेशक लैम ने पूछा। कुछ नहीं, जियान दाओ ने उत्तर दिया। अध्यक्ष को राष्ट्रपति बो के साथ कुछ चर्चा करनी है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले बाहर जाने के लिए कहा। बेशक, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जियान दाओ ने एक खाली सीट ढूंढी और बैठ गए। हर कोई व्यस्तता से काम करता रहा। थोड़ी देर बाद बुई ट्रैच ने अपनी कुर्सी जियान दाओ के करीब खिसका दी। आज आप किस समय व्यस्त हैं? जियान दाओ मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं कि मिस्टर बेक कैसे हैं। बुई ट्रैच मुस्कुराया, अपने सफेद दांत दिखाते हुए। पास में एक बहुत ही स्वादिष्ट कैंटोनीज रेस्तरां है। मेरे पास कुछ कूपन बचे हैं, क्या आप उन्हें आजमाना चाहेंगे? उन्हें शारीरिक रूप से मत छुओ, नशा करने वालों को अक्सर संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। क्या तुम्हारे पास कोई हड्डी नहीं है? जाने दो। जियान दाओ ने बुई ट्रैच को देखा और अचानक बो कैन गोन के शब्द उसके दिमाग में आ गए। उसके दिल में मिठास की एक झलक उभरी और उसने जवाब दिया, मुझे माफ करें, मेरे पास एक डेट है। बॉयफ्रेंड? जियान याओ ने न तो इनकार किया और न ही पुष्टि की, केवल थोड़ा मुस्कुराया, जिससे बुई ट्रैच निराश होकर अपने मूल स्थान पर लौट आया। यिन सिकी ने अपने छोटे भाई को देखा, थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि बो जिन्यान बचपन से ही सनकी था और उसके सहित सभी के प्रति ठंडा था। लेकिन अपनी युवावस्था के दौरान, क्योंकि उनके माता पिता काम में व्यस्त थे, वे दोनों दिन रात एक ही छत के नीचे रहते थे, दोपहर का भोजन और रात का खाना एक साथ खाते थे और एक ही टीवी शो एक साथ देखते थे।
जब भी उसे कुछ दिलचस्प पता चलता, बो जिन्यान हमेशा चुपके से उसका पीछा करता, भले ही वह केवल उदासीनता से टिप्पणी करता, यिन सिकी, तुम वास्तव में उबाऊ हो। हाई स्कूल में, वह स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी, प्रोम क्वीन। और बो जिन्यान एक ठंडा प्रतिभाशाली लड़का था। अगर वे कुछ नहीं कहते, तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे बहनें हैं। लेकिन जब वह एक प्लेबॉय के साथ दो समय बिता रही थी, तो वह घर में छिप गई और तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू नहीं बचे। बो जिन्यान ने उस लड़के को खोजने, शब्दों से उसका अपमान करने और उसे पीटने में संकोच नहीं किया। जब तक बो जिन्यान जब नगोन कॉलेज गया, तो दोनों धीरे धीरे अलग हो गए। कई बार दोआन तुक ने सोचा, क्या यह सच है कि बेक कैन नगोन जैसे व्यक्ति में भावनाएं नहीं होती? चूंकि वह लंबे समय तक पढ़ाई में व्यस्त था, इसलिए उसने कभी उससे संपर्क करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बेक कैन गोन के जीवन में आने वाली एकमात्र महिला वह थी। इस तथ्य से दोआन तुक्या को हमेशा अजीब तरह से संतुष्टि और खुशी महसूस होती थी। लेकिन उसने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि यह एक बहन का गौरव था या वर्षों से जमा हुई भावनाएं। चूंकि आप एक तर्कसंगत व्यक्ति हैं, इसलिए आपका जीवन शानदार होगा और आपको एक उपयुक्त मंगेतर मिलेगा। और बेक कैन गोन अभी भी उसका एकमात्र भाई है। दोआन तुक्या के लिए यह पर्याप्त था। लेकिन अब बेक कैन गोन ने बिना किसी सम्मान के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दोआन तुक्या ने अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर तक बेक कैन गोन को देखा। तुमने मुझे बाहरी लोगों के सामने अस्वीकार कर दिया। बेक कैन गोन ने कोई असहजता नहीं दिखाई। वह हल्के से बोला, यह स्थिति पर निर्भर करता है। तुम्हारा अनुरोध बहुत बेवकूफी भरा है। दोआन तुक्या दंग रह गया। उसने अपने होंठ काटे और दहाड़ते हुए कहा, जिन्यान, हमारी कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी है। यह मत भूलो कि तुम एक प्रमुख शेयरधारक हो। 3 बड़े ग्राहक कंपनी के मुख्य विभाग हैं। अगर हत्याकांड उजागर हो जाता है, तो क्या तुम जानते हो कि शेयर की कीमत कितनी गिर जाएगी और कंपनी को कितना नुकसान होगा? बो जिनयान ने यिनसी क्यूई की ओर देखा। दोआन तुकी ने आगे कहा, कंपनी न केवल तुम्हारे पिता और माँ की जीवन रेखा है, बल्कि यह मेरा भविष्य और जीवन भी है। तुम मेरी सालों की मेहनत को एक पल में कैसे बर्बाद कर सकते हो? क्या तुम अपनी बहन को रसातल में गिरते हुए देख सकते हो? बेक कैन गोन को अभी भी निश्चल बैठे देखकर दोआन तुकी उठ खड़ी हुई, उसके पास गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। संपर्क के समय दोआन तुक्या थोड़ा चौंक गया। युवावस्था का दुबला पतला शरीर अब लंबा और मजबूत हो गया है। बो जिनयान सचमुच एक वयस्क व्यक्ति बन गया है। बेक कैन गोन ने अपनी बहन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। दूर की आंखें, शांत भाव। दोआन तुक्या को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। लेकिन फिर भी वह धीरे से बोली, मैं तुमसे जांच बंद करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे गुप्त रूप से अंजाम दोगे। तुम्हारी योग्यता के साथ यह सिर्फ एक छोटी सी बात है न? क्यान गोन, इसे मेरी तुमसे भीख मांगने के रूप में समझो। बचपन से लेकर वयस्क होने तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इस एक बार। बेक कैन गोन के कार्यालय का दरवाजा खोला गया। दोआन तुक्या शालीनता से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर एक सुंदर और विवेकपूर्ण मुस्कान थी। जियान दाओ सहित सभी कर्मचारी खड़े हो गए। दोन तुकी ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। अभी अभी मैंने कैन गोन से विभाग की हालिया स्थिति के बारे में बात की थी। वह सभी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे, इसलिए मैं भी बहुत संतुष्ट था। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। इस साल
3 बड़े ग्राहक विभाग ने फिर से उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। वर्ष के अंत में मैं सभी को उदार लाल लिफाफे देना जारी रखूंगा। सभी ने मुस्कुराते हुए दुआन तुकिया को गर्मजोशी भरे माहौल में विदा किया। सभी के तितर बितर होने की प्रतीक्षा करते हुए जियान दाओ बेक कैन गोन के कार्यालय में लौट आया। बेक कैन गोन अखबार पढ़ रहे थे, बहुत शांत दिख रहे थे। रिजॉर्ट के लिए 2 शुरुआती हवाई जहाज की टिकटें बुक कर लो, हम जाकर दृश्य देखेंगे। जियान दाओ दंग रह गया। आप और वह साथ साथ जाते हैं? मतलब, क्या तुमने चेयरमैन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? हाँ, जियान दाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? हालांकि सामान्यतः बेक कैन गोन घमंडी और खुश करने में कठिन था, लेकिन जब काम की बात आती थी तो वह बहुत सावधान और गंभीर था। हो सकता है कि उसकी बहन उसके दिल में महत्वपूर्ण स्थान रखती हो, इसीलिए वह अपवाद बनाता है। बेक कैन गो ने नरम स्वर में कहा, अगर मैं स्वीकार करना चाहता हूँ तो मैं स्वीकार करूंगा। रात काफी हो चुकी थी। जियान दाओ और बेक कैन नगोन दोनों सोफे के एक एक छोर पर बैठे थे और ध्यानपूर्वक दस्तावेज पढ़ रहे थे। आत्महत्या हत्या में बदल गई है। सभी सुरागों की समीक्षा की जरूरत है। अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, कमरे में प्रत्येक व्यक्ति की विस्तृत पृष्ठभूमि, घटना के दिन कमरे की व्यवस्था, रिसोर्ट में निगरानी कैमरे और मौसम। बेक कैन नगोन ने कॉफी पी, जबकि जियान दाओ ने फूलों की चाय पी। रात बहुत शांत थी। जियान दाओ कभी कभी अपना सिर उठाती और वो जिन यान को स्थिर बैठे हुए देखती, उसका हाव भाव बहुत केंद्रित होता। वह उससे ज्यादा दूर नहीं बैठी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसके आभामंडल में लीन हो गई थी। जियान दाओ को पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने एक धूसर सफेद छत देखी और उसके नीचे एक बिस्तर था। उसने पाया कि बिस्तर के पास कोई चप्पल नहीं थी। बेक कैन गोन उसे यहाँ ले आया। जैसे ही वह दालान में बाहर निकली, उसने लिविंग रूम से शास्त्रीय संगीत और हल्के कदमों की आवाज सुनी। बेक कैन गोन ने उसे सोफे पर सोने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपना बिस्तर दे दिया। इस एहसास से जियान दाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके अलावा वह उसे कमरे में भी ले गया। अपने दिल में मिठास भरते हुए जियान दाओ नंगे पैर लिविंग रूम में चली गई। लेकिन जब वह लिविंग रूम की ओर जाने वाले दालान में पहुंची तो अचानक उसके होश उड़ गए। लिविंग रूम में केवल एक ही लाइट जल रही थी। रोशनी मंद थी। लिविंग रूम के बीच में एक बड़ा बाथटब है जो अभी भी पानी से भरा हुआ है। पानी चमक रहा था। यह स्पष्ट नहीं था कि यह रोशनी के कारण था या खिड़की के बाहर से चमकते तारों के कारण। सतह भाप बनकर गर्म लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बेक कैन गोन उसे बेडरूम में ले गया, क्योंकि मैं लिविंग रूम में स्नान करना चाहता हूँ। जियान दाओ ने चारों ओर देखा और पाया कि बेक कैन गोन केवल एक तौलिया पहने हुए खिड़की के पास खड़ा होकर रात का दृश्य देख रहा था। तौलिया उसकी कमर के चारों ओर बंधा हुआ था, जिससे उसकी नंगी पीठ और पिंडलियां दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी उसके शरीर पर पानी की बूंदें बह रही हों। यद्यपि प्रकाश मंद था, फिर भी जियान दाओ देख सकता था कि उस आदमी की खूबसूरत नंगी पीठ पर अनगिनत गहरे निशान थे। अंधेरे में वे निशान उसकी पीठ पर खिले डरावने फूलों और लताओं के समान लग रहे थे। जियान दाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। बेक कैन गोन ने एक बार कहा था कि उनका काम केवल मामले का विश्लेषण करना है, लोगों को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। तो फिर आपके शरीर पर ऐसे घाव क्यों हैं जो हड्डियों तक पहुंच जाते हैं? क्या आप कभी किसी खतरनाक और डरावनी स्थिति में रहे हैं? जियान दाओ ने ध्यानपूर्वक देखा। ये निशान दाईं और बाईं और 2 लंबी पंक्तियों की तरह हैं।
बाईं ओर लगभग 10 निशान थे और दाईं ओर भी उतने ही। जियान दाओ एक पल के लिए चुप रही, फिर वह दबे पांव वापस बेडरूम में चली गई। अध्याय 24। शायद बिस्तर अजीब था, इसलिए जियान दाओ को पता नहीं चला कि वह कितनी देर सोई, लेकिन अचानक वह चौंक कर जाग गई। बिस्तर के अंत में एक रोशनी जल रही है। जियान दाओ को अभी भी याद है कि जब वह आधी नींद में थी तो उसने बो जिन यान को अपने पजामा में बिस्तर के पास खड़े होकर कुछ उलट-पुलट करते हुए देखा था। जैसे ही वह यह देखने के लिए उठने ही वाली थी कि क्या वह अभी भी वहाँ है, जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, जियान दाओ ने अपने बगल में लाशों का ढेर पड़ा देखा। जियान दाओ चौंक गई, उसकी पीठ ठंडी हो गई। क्या चल रहा है? यह बाक कैन नॉन है। वह गहरी नींद में सो रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। उसका पीला चेहरा अब दिन का अहंकारी रूप नहीं था। वह एक लड़के की तरह लग रहा था, उसकी लंबी भुजाएं और पैर उसके दोनों ओर व्यवस्थित रूप से रखे हुए थे। उनकी सोने की स्थिति अभी भी पिछली बार की तरह व्यवस्थित थी। यह आदमी उसके बिस्तर पर कब चढ़ गया? ओह, नहीं, यह मेरा बिस्तर है। जियान दाओ करवट लेकर लेट गई, अपना सिर अपनी बाह पर टिका लिया और बेक कैन गोन की प्रोफाइल को नजदीक से देखने लगी। कमरा इतना शांत था कि वह उस आदमी के शरीर से निकलती गर्मी को हल्का सा महसूस कर सकती थी। उसका दिल चुपचाप तेजी से धड़कने लगा। शुभ रात्रि, बेक कैन नॉन। भोर होने वाली थी। बेक कैन गोन सबसे पहले जाग गया। वह कुछ सेकंड के लिए बिना सोचे समझे उठकर बैठ गया, फिर अपना सिर घुमाकर जियान दाओ की ओर देखा। कल रात उसे इतनी नींद आ रही थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसे अपने बगल में लेटे जियान दाओ पर ध्यान ही नहीं रहा। अब अपने 26 साल के जीवन में पहली बार बेक कैन गोन ने किसी महिला के शरीर को इतने करीब से देखा। वह अभी भी कल वाली शर्ट और छोटी स्कर्ट पहने हुए थी। स्कर्ट का किनारा उसके घुटनों तक पहुंच रहा था, जिससे उसकी गोरी पिंडलियां दिख रही थी। उसकी त्वचा पुरुषों की त्वचा से बिल्कुल अलग थी, चिकनी और मुलायम, जिसमें कोई छिद्र दिखाई नहीं देता था। उसके पैर बहुत मुलायम और पतले दिखते हैं। बेक कैन गोन कुछ देर तक जियान दाओ के पैरों को देखता रहा, फिर उसकी नज़र उसके चेहरे पर चली गई। उसके लंबे बाल काले रंग की चादर पर गिरे हुए थे, जो उसके गोरे, नाजुक चेहरे को और भी निखार रहे थे। हालांकि वह उसके सामने करवट लेकर लेटी थी, उसका शरीर थोड़ा टेढ़ा था। बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ी। बाईं करवट लेटने से आपके हृदय पर दबाव पड़ता है। यह सबसे अवैज्ञानिक नींद की स्थिति है। इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन छोटा हो जाएगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया, जियान दाओ के पैरों को सीधा किया, फिर धीरे से उसके शरीर को ठीक से लेटने के लिए धक्का दिया। अंततः उसने उसका चेहरा तकिए से ऊपर की ओर उठाया। केवल जब जियान दाओ को एक मानक और स्वस्थ नींद की स्थिति मिली, तब बो जिन यान संतुष्ट महसूस किया। वह धीरे से बिस्तर से उठा और शयन कक्ष से बाहर चला गया। जब जियान दाओ जागा तो पहले से ही उजाला हो चुका था। उसने तुरंत दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। सौभाग्य से अभी भी समय हो रहा था। जियान दाओ बिस्तर से उठी और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में चली गई। उसे बहुत ज्यादा होश आया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने आईने में एक महिला को अस्त-व्यस्त बालों और झुर्रीदार शर्ट के साथ देखा। जियान दाओ ने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया, बो जिन यान ने मेरा कुरूप रूप देख लिया है। वह कुछ देर तक अपने बालों को सहलाती रही और अपने कपड़े ठीक करती रही, फिर अचानक उसका ध्यान कहीं चला गया। अरे, अभी उसके मन में जो स्वर था वह बेक कैन नॉन जैसा क्यों लग रहा था?
लिविंग रूम में जाकर जियान दाओ ने देखा कि बेक कैन गोन काला सूट पहने हुए सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। जियान दाओ घर जाने के लिए उसके दरवाजे की ओर जाने ही वाली थी कि अचानक उसने अखबार के पीछे से बो जिन यान की आवाज सुनी। मेरी मछली की खाल वाली झींगा पकौड़ी कहाँ है? जियान दाओ को उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी भी यह घटना याद होगी, जबकि वह इसे बहुत पहले ही भूल चुकी थी। चलो अगली बार करते हैं, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। बोलने के बाद जियान दाओ ने अचानक मेज पर दो नाश्ते के व्यंजन देखे, जिनमें दलिया और झींगा पकौड़ी शामिल थे, जो एक सौम्य और आकर्षक सुगंध दे रहे थे। पहली नज़र में जियान दाओ ने तुरंत पहचान लिया कि यह अपार्टमेंट परिसर के बाहर स्थित बहुत लोकप्रिय दलिया की दुकान का भोजन है। जियान दाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानती थी कि बेक कैन गोन को सबसे ज्यादा बोरियत नाश्ता खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने से होती थी। यदि आप उसे खरीदारी पर चलने के लिए कहेंगे, तो वह निश्चित रूप से कहेगा, वहाँ भीड़ है, शोर है और उबाऊ है। हालांकि वह जानती थी कि यह अनावश्यक है, फिर भी जियान दाओ यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, तुम खुद इसे खरीदने गई थी। बेक कैन गोन से अनावश्यक प्रश्न पूछने का परिणाम था, नहीं। उसने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और शांति से कहा, आसमान से गिरा। जियान दाओ जल्दी से घर गई, स्नान किया और अपना सामान नीचे ले गई। कुछ समय बाद फोतु नगो प्रकट हुई, जो बेक कैन नगोन के सामने बैठी थी और अपना नाश्ता कर रही थी। जियान दाओ भी चुपचाप दलिया का कटोरा अपनी ओर खींचते हुए बैठ गई। अचानक उसने पाया कि बेक कैन गोन उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखों में मुस्कान तैर गई। मुझे अकेला छोड़ दो, जियान दाओ ने दलिया खाना जारी रखा। फोतु नगो ने भरपेट खाया और खुशी खुशी अपने बैग से दस्तावेजों का एक सेट निकाला और उन्हें बाक कैन नगोन और जियान दाओ को दे दिया। जियान दाओ ने इसे लिया, यह है। फूजी वो मुस्कुराया। जैसे ही वह इस मामले को सुलझाने के लिए सहमत हुआ, जिन यान ने मुझे एक निजी जासूसी एजेंसी खोजने और 3 बड़े ग्राहकों के विभागों के सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए उन्हें काम पर रखने के लिए कहा। तत्काल समय के कारण ये केवल प्रारंभिक परिणाम है। यदि कोई नई खोज होती है, तो मैं आप दोनों को सूचित करूंगा। जियान दाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वह बो जिन यान की ओर मुड़ी। अद्भुत, तुम्हें वास्तव में आगे की गणना करने की क्षमता है। बेक कैन गोन मंद मंद मुस्कुराया। उनके चेहरे पर यह प्रश्न स्पष्ट था, और क्या कहें, 10,000 साल की बूढ़ी माँ फोतु नगो सुबह सुबह ही दस्तावेज लेकर आ गया था, इसलिए बेशक उसे बाक कैन नगोन और जियान दाओ को हवाई अड्डे तक भेजने के लिए ड्राइवर बनना पड़ा। कार तेजी से हवाई अड्डे की ओर राजमार्ग पर दौड़ी। जियान दाओ के दिमाग में उन जांच दस्तावेजों को दोहराया गया जो उसने अभी अभी पढ़े थे। उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। निर्देशक लैम वो हुएन एक विशिष्ट सशक्त महिला है, जैसी छाप वे दूसरों पर छोड़ती है। वह तलाकशुदा थी, अभी भी अविवाहित थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, तथा उसका वार्षिक वेतन 8 अंकों में था। वह केवल काम से बाहर के काम के बारे में ही जानती है। असल जिंदगी में लैम वो हुएन का स्वभाव बहुत गुस्सैल है और वह काफी मांग करने वाली है। वह अक्सर सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों के बारे में शिकायत करती रहती है। वह साल में कई बार नौकरानियों को बदलती है। लाम वो हुएन वोंग गुयेन वी से बहुत असंतुष्ट है। पिछले वर्ष के अंत में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन नए श्रम कानून के कारण कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने से कम 2 असंतोषजनक मूल्यांकन प्राप्त करने होंगे, जबकि वोंग उयेन वी को पिछले वर्ष केवल एक बार सी ग्रेड प्राप्त हुआ था। इसलिए लाम वो हुएन को हार माननी पड़ी।
केवल अब जियान दाओ को पता चला कि वास्तव में निदेशक लैम को उसकी और बेक कैन गोन की असली पहचान नहीं पता थी। उसने बस यही सोचा कि जियान दाओ भी एक विशेष पहचान वाला व्यक्ति था। झो किन एक ठेठ अच्छा आदमी है, चाहे वह सहकर्मी हो, पड़ोसी हो या मित्र, सभी की उसके बारे में अच्छी राय है। हालांकि वह जीवन में बदकिस्मत था। उनकी कई वर्षों की प्रिय पत्नी का 2 वर्ष पहले निधन हो गया था तथा वे अपने पीछे 2 वर्ष से अधिक उम्र का एक बेटा छोड़ गईं। अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण चाउ तान लंबे समय तक उदास रहे। अब वह धीरे धीरे अपने दुख से उबर रहे हैं और अपनी सारी ऊर्जा अपने बेटे पर केंद्रित कर रहे हैं। काम के बाद या सप्ताहांत पर वह अपने बेटे की देखभाल करते हैं। उसके दोस्तों ने उसे खूबसूरत युवा लड़कियों से मिलवाया, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया। इस प्रांत के मूल निवासी टिएन डुक वान अभी भी अविवाहित हैं। उनके बारे में जो जानकारी मिली है वह काफी चौंकाने वाली है। वह अक्सर समलैंगिक बारों में जाते हैं, उद्योग में एक प्रसिद्ध शुद्धतावादी हैं, लेकिन उनका कोई स्थिर यौन साथी नहीं है। हम दानवी भी शहर से बाहर से हैं। वह बार में नियमित रूप से जाती है और अक्सर विदेशियों के साथ घूमती है। वह लगभग हर कुछ महीनों में अपना बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह एक प्लेबॉय है। जहां तक बुई ट्रैच का प्रश्न है, उसकी पृष्ठभूमि जियान दाओ पर उसके द्वारा छोड़े गए बुरे प्रभाव के अनुरूप थी। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। वह एक सच्चा प्लेबॉय है तथा नाइट क्लब का छोटा राजकुमार भी है। यदि चाउ तान 24 संतान वाला पिता है तो माच थान 24 संतान वाला पुत्र है। वह अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं है। 2 वर्ष पहले उनके पिता को दौरा पड़ा और वे बिस्तर पर पड़ गए। काम के बाद माच थान अपने पिता की देखभाल करने के लिए घर पर रहता है। 24 संतानोचित उदाहरण चीनी साहित्य में एक रचना है जो युआन राजवंश के दौरान गो जुए, कुछ पुस्तकों में गो जुजिंग का उल्लेख है, द्वारा संकलित संतानोचित श्रद्धा के 24 उदाहरणों की कहानियों का वर्णन करती है। वह एक संतानोचित पुत्र होने के लिए प्रसिद्ध थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित की। अधिकांश संतानोचित उदाहरण वे पुरुष थे जिन्होंने अपनी वृद्ध माताओं के प्रति संतानोचित श्रद्धा दिखाई। बताई गई कहानियां सम्राट हुआन के समय से लेकर उनके समय तक की हैं। सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। दस्तावेजों के अनुसार निदेशक लैम सबसे अधिक संदिग्ध हैं, लेकिन हत्या के पीछे कोई मकसद नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड और मौसम की जानकारी के आधार पर उस रात बारिश हुई और आधी रात को भारी बारिश हुई और सुबह तक नहीं रुकी। बरसात और हवा की स्थिति में अपराधी आसानी से सभी निशान मिटा देगा। जियान दाओ ने एक कलम और कागज लिया और उस रात के कमरों को सूचीबद्ध किया। कमरा ए, निर्देशक लिन शेन दानवेई कमरा बी, झो किन कमरा सी, कियान युवान बुइजे कमरा डी, माच शेन कमराई, वांग वानवेई। उनके पेशेवर रैंक के अनुसार शेन दानवेई को वांग वानवेई के साथ एक ही कमरे में होना चाहिए था, लेकिन एक प्रोजेक्ट के कारण उन्हें निर्देशक लैम से चर्चा करनी थी, इसलिए उन्होंने कमरा बदल लिया। बुई ट्रैच को माच थान के साथ रहना था, लेकिन वह और टिएन डुक वान दोनों ही फुटबॉल के प्रशंसक थे, इसलिए वे फुटबॉल मैच देखने के लिए एक ही कमरे में रुके। सभी ने पुलिस को बताया कि वे कभी बाहर नहीं गए। जियान दाओ ने एक क्षण के लिए सोचा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि बेक कैन गोन ने दस्तावेजों को एक तरफ फेंक दिया था और सोने के लिए आंखों पर मास्क पहन लिया था। दस्तावेज पढ़ने के बाद वह तुरंत ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाक कैन गोन के पास इसका उत्तर है। जियान दाओ ने बो जिन यान की बाह पर हाथ मारा।
मुझे अपनी खोज बताओ। बेक कैन गोन अभी भी कुर्सी पर झुका हुआ था, निश्चल। उसने आलस से कहा, मुझे सोने की जरूरत है। आज सुबह मत भूलना जब तुम अस्वस्थ मुद्रा में खर्राटे ले रहे थे। मुझे तुम्हारे लिए नाश्ता लाने के लिए नीचे जाना पड़ा था। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाली थी, जियान दाओ अचानक से जम गई, उसके गाल जलने लगे। उसने चुपके से कुर्सी पर बैठे फोतू नगो को देखा। वह अभी भी गाड़ी चला रहा था, मानो उसने उसके और बेक कैन गोन के बीच की बातचीत नहीं सुनी हो। कार एकदम शांत हो गई। बेक कैन गोन ने अपना मुंह नहीं खोला। माहौल थोड़ा अजीब था। जियान दाओ के पास शांत होने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने बो जिन यान से कहना जारी रखा, आपको विमान में चढ़ जाना चाहिए और बाद में सो जाना चाहिए। विमान में भीड़ है, काम पर चर्चा करना सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं अगली बार इसी तरह का मामला कैसे सुलझाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बेक कैन गोन ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और जियान दाओ को ध्यान से देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, वह धीरे से बोला, तुमने मुझे बताया था। उसकी आवाज कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट थी। जियान दाओ, मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। बेक कैन गो ने उसे अनदेखा करते हुए फिर से अपनी आंखों का मुखौटा पहन लिया। इस समय फोतू नगो ने अचानक अपना मुंह खोला। जियान दाओ, क्या आपको लगता है कि मैं आज उज्ज्वल हूँ? बेक कैन गो ने बीच में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जियान दाओ भी उलझन में था। लेकिन जब उसने पाया कि फोतू नगो उसे रियरव्यू मिरर में से अर्थपूर्ण निगाहों से देख रहा है, तो उसे अचानक समस्या समझ में आ गई। फोतुनगो का मतलब यह है कि क्या आपके द्वारा बनाया गया प्रकाश बल्ब जलता है? लाइट बल्ब, रास्ते में मॉनिटर छिपकली है। जियान दाओ को दोषी महसूस हुआ और अंत में उसने जवाब न देने का फैसला किया। सौभाग्य से फोतू नगो ने उसे चिढ़ाना जारी नहीं रखा। वह गाड़ी चलाता रहा और एक गाना गुनगुनाता रहा। बेक कैन गोन बोले, पहले अपनी बात कहो। जियान दाओ ने जवाब दिया, सबसे पहले वांग वानवेई ने 12:40 पर अपनी माँ को फोन किया। मुझे संदेह है कि कोई उसे ढूंढ रहा था, इसलिए उसने फोन काट दिया। जिस समय उसकी मौत हुई वह सुबह 2 से 3 के बीच था। इसका मतलब है कि हत्यारा इस दौरान उसके साथ था। हमें उनकी पहचान ढूंढनी होगी। दूसरे, हमें वांग वानवेई की मोती की बालियां नहीं मिली। हत्यारे के पास उसकी पोशाक बदलने और उसकी बालियां लेने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से कोई रास्ता निकल जाता। मुझे लगता है कि उस समय घटनास्थल पर अचानक कोई घटना घटी। सबसे संभावित संभावना यह थी कि कोई झगड़ा हुआ था, पोशाक फटी हुई थी और बालियां टूटी हुई थी। हत्यारे के पास कोई निशान छोड़ने से बचने के लिए उन सभी को ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा संदिग्धों में मुझे लगता है कि सबसे संदिग्ध व्यक्ति कियान युवेन है। हालांकि वह समलैंगिक है, लेकिन उस कामुक आदमी बुई ट्रैच की तुलना में वह दूसरों को बहुत अच्छा एहसास नहीं देता। मुझे लगता है कि वह समलैंगिक है। मैं लोगों को मारने में सक्षम हूँ। अपनी प्रस्तुति समाप्त करने के बाद जियान दाओ ने बो जिन यान की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। हम्मा, बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। हालांकि आपके तीनों विचारों में से संदिग्ध के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार अनुमान पर आधारित है, जियान दाओ। उनके शब्दों ने वास्तव में दूसरों को चोट पहुंचाई। तो आपका निष्कर्ष क्या है? जियान दाओ ने पूछा। बेक कैन गोन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। मेरा प्रारंभिक निष्कर्ष यह है, 2 जोड़ों बुई त्राच और टीएन डुकवान
लाम वु हुएन और थाम दानवी में से एक जोड़ा है जो मुख्य हत्यारा है और वुओंग उएन वी की हत्या में सहयोगी है। अध्याय 25। सूरज बादलों के पीछे से निकल आया। सूरज की रोशनी धुंधली खिड़की से होकर बेक कैन गोन के चेहरे पर चमक रही थी। उसकी आंखों पर काले रंग का मुखौटा लगा हुआ था, जिससे केवल उसकी सीधी नाक और पतले मुड़े हुए होंठ ही दिखाई दे रहे थे। वह अधिक सुंदर और आकर्षक दिखता है। जियान दाओ ने बो जिन यान को घूर कर देखा। कल रात उसकी पीठ पर देखे गए निशानों को याद करते हुए जियान दाओ अचानक नरम पड़ गई। वह धीरे से बोली, मुझे जल्दी बताओ। बाक कैन गोन ने फोतुन गो से पूछा। हम कहाँ हैं? फोतुन गो, लगभग टोल बूथ पर। बेक कैन गो ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई, सीधे बैठ गए और जियान दाओ की ओर मुड़े। आपने आखिरकार मुझे टोल स्टेशन पर रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, जैसा कि मैं चाहता था। जियान दाओ को पिछला मामला याद आया। वो जिन्यान घमंडी था और राजमार्ग पर टोल बूथ पर मामले का विवरण नहीं बता रहा था। वह आदमी जिसे टोल बूथ ने श्राप दिया था। जियान दाओ ने खुशी से कहा। बो जिन्यान ने धीरे से अपना मुंह खोला। सबसे पहले पिछले आधे साल में वांग वानवेई को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया गया था जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, गलतियां एक के बाद एक। उसने क्या गलत किया? ये सभी धोखाधड़ी, ड्रग्स का इस्तेमाल करने या सेक्स करने के लिए प्रेरित होने के मामले थे। वांग वानवेई ने भाग्य से नहीं लड़ सकते वाक्यांश लिखा, जो साबित करता है कि दूसरे पक्ष को उसकी कमजोरी पता थी। वांग वानवेई जैसी आत्म जागरूक, अंतर्मुखी और ईमानदार महिला के लिए कमजोरी सबसे अधिक संभावना सेक्स का वीडियो या तस्वीर है। दूसरा, वांग वानवेई को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति केवल 3 लोगों में से एक हो सकता है, शेन डैनवेई, पेइजी या कियान युवेन। यह लिन युक्सुआन नहीं है, क्योंकि उसने वांग वानवेई को नौकरी से निकालने या स्थानांतरित करने के लिए हर संभव कोशिश की। यह झो किन भी नहीं है, क्योंकि उसने एक बार एक युवा और सुंदर लड़की को अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए हर दिन घर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि उसके लिए किसी पर ज्यादा समय बिताना बहुत मुश्किल है। अलग 3 बड़े ग्राहकों के कमरे के कर्मचारियों के पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए वोंग उएन वी को नियंत्रित करना लाभ के लिए नहीं, बल्कि केवल यौन संतुष्टि के लिए है। वांग वानवेई की डायरी से यह देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति के तरीके काफी कुशल हैं। आमतौर पर किस तरह का व्यक्ति इस खेल में निपुण होता है? स्वच्छंद यौन संबंध, मनोरंजन स्थलों पर बार बार जाना, नशीली दवाओं से बहुत परिचित होना। बेशक विषय में साहस भी होना चाहिए, मानवता नहीं। थाम दानवी, बुई त्राच और टीएन डुकवान सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। यद्यपि टीएन डुकवान समलैंगिक है, लेकिन यह असंभव नहीं है कि वह उभयलिंगी हो, तो वह भी संदिग्ध है। समलैंगिक समलैंगिक जियान याओ कांपने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुलीन लोगों की आड़ में इतनी काली और बुरी आत्मा छिपी होगी। उन्होंने अपनी सहकर्मी, एक कमजोर लड़की से निपटने के लिए गंदी चालें चली। जैसा कि बो जिन्यान ने कहा, वह अब उन लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी। बो जिन्यान ने आगे कहा, तीसरा, हालांकि लिन युक्सुआन का वांग वानवेई को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था, उसने भी कुछ सच्चाई छिपाने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। अपनी डायरी में वोंग उएन वी ने लिखा कि अचानक से उनके द्वारा किया गया कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। इससे यह साबित होता है कि कोई आपके पीठ पीछे गुप्त रूप से चालें चल रहा है।
एकमात्र व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों को वोंगुयेन का बहिष्कार करने का निर्देश देने या गुप्त रूप से संकेत देने की क्षमता रखता है, वह निर्देशक लाम वुहुएन है। यद्यपि लैम वुहुएन अपने अंदर से थोड़ी विकृत है, लेकिन काम के मामले में वह हमेशा स्पष्ट सोच वाली और सक्षम है। वह बिना किसी कारण के अचानक एक सौम्य, अंतर्मुखी लड़की को निशाना नहीं बनाती। इसलिए यह बहुत संभव है कि वोंगुयेन ने किसी कारण से लैम वुहुएन को नाराज कर दिया हो, इसलिए उसने वोंगुयेन को कमरे से बाहर धकेलने की हर संभव कोशिश की। हो सकता है कि निर्देशक लैम ने किताबों में धोखा किया हो, या उसके जीवन पर कोई दाग था जिसे वोंगुयेन ने गलती से खोज लिया हो। हालांकि वांग वानवेई की डायरी के आधार पर उसे इसकी जानकारी नहीं थी। लाम वुहुएन की आर्थिक समस्याओं के संबंध में मैं दोआन तुक्या से जांच करने के लिए कहूंगा। जहां तक निजी जीवन का सवाल है, जासूसी एजेंसी को बताएं कि वह इसे जारी रखे। चौथा, वर्तमान स्थिति के अनुसार हत्या का मकसद रखने वाला व्यक्ति ही वांग वानवेई को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति है। जो आदमी आधी रात को उसे ढूंढने गया था, वह वही था। लेकिन तीनों संदिग्धों के रूममेट्स थे। उस रात भारी बारिश हुई। जो भी बाहर जाता और वापस आता, वह कमरे में निशान छोड़ जाता, जैसे कीचड़, बारिश का पानी। इसके अलावा विषय लंबे समय के लिए कमरे से बाहर चला गया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उन्हें खोजा न जा सके। लेकिन अगले दिन उन सभी ने पुलिस को बताया कि कोई भी कमरे से बाहर नहीं गया। इसलिए रूममेट ने हत्यारे की मदद करने के लिए झूठ बोला होगा। उस व्यक्ति को सहयोगी कहा जाता है। रिसोर्ट दक्षिण में एक नया विकसित पर्यटन स्थल है। मुख्य निवेशक यिन सिकी का समूह है। यह वह स्थान भी है जहां वांग वानवेई की मृत्यु हुई थी। यिन सिकी द्वारा भेजे गए सहायक के मार्गदर्शन में वो जिन्यान और जियान याओ विला क्षेत्र में एक छोटी बस में सवार हुए। अब दोपहर हो चुकी थी। पूरा पर्वत क्षेत्र गहरा हरा था, भूभाग लहरदार था, और यहाँ तक कि पहाड़ के किनारे से एक धारा भी बह रही थी। रिसोर्ट में घर मूल मॉडल के अनुसार बनाए गए थे, प्रकृति में घुल मिल गए थे, और बिना किसी नियम के वितरित किए गए थे। जियान याओ और बो जिन्यान जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यह एक समतल पहाड़ी थी, जिसमें 5 घर पहाड़ के किनारे एक साथ स्थित थे। हालांकि यह स्थान अपेक्षाकृत अव्यवस्थित था, लेकिन घरों को एक जैसा डिजाइन किया गया था। सभी को कॉफी के रंग में रंगा गया था, नुकीली छतों के साथ। दरवाजे के सामने पत्थर की सीढ़ियां और पीछे एक छोटा सा यार्ड, घुटने तक पहुंचने वाली एक कम हरी हेत से घिरा हुआ था, जिससे एक सुंदर घर बना। एक सुंदर और परिष्कृत दृश्य में हत्यारा भाग्यशाली था। इस पर्वतीय रिसोर्ट का निर्माण इस साल की शुरुआत में ही पूरा हुआ था और अभी तक इसने बाहरी मेहमानों का स्वागत नहीं किया है। इसने केवल कुछ आंतरिक कंपनी सम्मेलनों की मेजबानी की है और कई सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत दूरस्थ है। यहाँ कोई निगरानी कैमरा नहीं लगा है तथा यहाँ से कोई भी व्यक्ति गुजरता नहीं है। घटना के बाद दोआन तुक्या ने विला क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया। जियान दाओ और बो जिनयान ने पहले घर में प्रवेश किया, जो वांग वानवेई का निवास भी था। घर में कुछ भी खास नहीं था, जाहिर है कोई निशान भी नहीं था। पिछवाड़े से कुछ कदम की दूरी पर चाउ तान के घर का प्रवेश द्वार है। इस घर के पास से गुजरते हुए टिएन डुकवान और बुई ट्रैच का निवास स्थान है। इन दोनों घरों के बीच की दूरी भी कम है। टिएन डुकवान के घर के लिविंग रूम से चाउ तान के घर का पूरा पिछवाड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए ये तीनों कमरे एक दूसरे के करीब हैं। यह क्रम है वोंग उयेनवी, चाउ टैन और टिएन डुकवान। माच थान और लाम वो हुएन के घर दोनों तरफ हैं। जियान दाओ को कुछ खास खोज नहीं मिली।
दो सबसे संदिग्ध जोड़ों के कमरे वोंग उयेनवी के घर से सबसे दूर थे। इसके अलावा उस रात भारी बारिश हो रही थी, इसलिए अगर कोई बाहर घूम भी रहा हो तो उसे पहचान पाना मुश्किल होगा। जब जियान दाओ और बो जिन यान बाहर गए, कई पुलिस अधिकारी विला पर आए। जियान दाओ बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने यह नहीं सोचा था कि बेक कैन गो ने गुप्त रूप से कई लोगों को इस स्थान पर भेजा होगा। सबसे पहले, लंबी अवधि के कारण सबूत या निशान मिलने की संभावना बहुत कम है। दूसरा, वह यह नहीं सोचती थी कि बेक कैन गोन वैज्ञानिक पहलू को महत्व देते हैं। वह सोचती थी कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो बेतहाशा अटकलें लगाना पसंद करते हैं। अपने लंबे कद को आंगन के बीच में खड़े होकर सर्वेक्षकों को इधर-उधर खुदाई करने का आदेश देते देख जियान दाओ मुस्कुराया। खैर, आप भी बुरे नहीं हैं। जब आपको पागल होने की जरूरत हो तब पागल बनिए, और जब आपको ऐसा करने की जरूरत हो तब सुनिश्चित बनिए। हालांकि प्रारंभिक परीक्षण के परिणाम आदर्श से कम हैं। फोरेंसिक स्टाफ को कमरे में कोई खून नहीं मिला, यहाँ तक कि खून का छोटा सा छींटा भी नहीं। लेकिन बैक कैन गोन के आदेश के तहत मूल्यांकनकर्ताओं ने अभी भी बेशर्मी से उस क्षेत्र में मिट्टी खोदी, 2 बड़े बैरल भरे और उन्हें ले गए। कुछ दिनों बाद मूल्यांकन के परिणाम उपलब्ध होंगे। दोआन तुकी के सहायक ने खंडहरों को देखा और अजीब सी आवाज में कहा, क्या हमें इस जगह को भर देना चाहिए? बेक कैन गोन ने शांति से जवाब दिया, यह जरूरी नहीं है। मूल्यांकन पूरा होने के बाद हम जमीन आपको वापस कर देंगे। अगले कुछ दिन जियान दाओ बहुत आराम से रहा, क्योंकि उन्हें परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा करनी थी। इसलिए वह और बेक कैन गोन गुप्त रूप से काम करते रहे। पूरे दिन उनके पास करने को कुछ नहीं होता। जियान दाओ मूल रूप से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पेशेवर दस्तावेजों को खोलना चाहती थी, लेकिन उसका मस्तिष्क मामले की जानकारी से भरा हुआ था। उसके पास वर्तमान समाज के शांतिपूर्ण परिदृश्य के अनुकूल ढलने का कोई तरीका नहीं था। क्या बेक कैन गोन भी वही है? वह धीरे धीरे एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया, जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। इसके अलावा जियान दाओ को भी हर दिन संदिग्ध के साथ दोपहर का भोजन करना पड़ता है। दोपहर को वह उनसे बातचीत करने के लिए चाय के कमरे में गई। बेशक वह उनसे संपर्क करके सुराग भी ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये लोग तो सब चालाक लोमड़ी हैं। ये कोई खामी कैसे उजागर कर सकते हैं? बुइत्राच अक्सर जियान दाओ के आसपास मंडराता रहता था, लेकिन वह आधिकारिक तौर पर छेड़खानी नहीं करता था, बल्कि कार्रवाई करने से पहले योजना बनाने का इरादा रखता था। जियान दाओ ने मन ही मन सोचा, उसे उम्मीद थी कि वह उसका पीछा नहीं करेगा। जैसा कि पता चला, शुक्रवार की रात को जियान दाओ एक जापानी रेस्तरां में बो जिन यान के साथ कच्ची मछली खा रही थी। तभी उसे अचानक बुइट्रैच का फोन आया। अब शहर में रोशनी शुरू होने का समय आ गया था। नरम रोशनी से भरे कमरे में केवल बाक कैन नगोन और जियान दाओ थे। स्क्रीन पर प्रदर्शित फोन नंबर को देखकर जियान दाओ ने तुरंत बेक कैन गोन से कहा, यह बुइट्रैच है। बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सुनो। फोन के दूसरी तरफ बुइत्राच की आवाज में हंसी थी। जियान दाओ, क्या तुम्हारे पास परसों का समय है? सभी मेरे घर खेलने के लिए आए। अपना खाना खुद बनाएं। लाओ चाओ अपने बेटे को भी साथ लाएगा। तुम मना नहीं कर सकते। जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध था। परसों तुम्हारे घर आऊंगा मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बेक कैन गोन ने कॉल बटन दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अपने होंठ हिलाए। जाओ। जियान दाओ हिचकिचाया। बुइट्रैच के घर जाना, जब अन्य लोग भी वहां मौजूद थे, उन्हें जानने का एक अच्छा अवसर था।
लेकिन यह एक खतरनाक जगह हो सकती है। उसने मुखपत्र को ढक लिया और फुसफुसाया, क्या होगा अगर मैं खतरे में पड़ जाऊं? बेक कैन गोन ने जियान दाओ को एक अभिमानी नजर से देखा, जैसे कि उसने अभी अभी एक बेवकूफ सवाल पूछा हो। मैं तुम्हें खतरे में कैसे पड़ने दे सकता हूँ? उसने फुसफुसाते हुए कहा। जियान दाओ ने फिर से फोन उठाया, मुस्कुराया और दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। किस समय? कहाँ? रात के सन्नाटे में जियान दाओ ने 10 से ज्यादा कपड़ों के जोड़े गले लगाए और उन्हें बो जिन यान के बिस्तर पर फेंक दिया। मुझे कौन सा पहनना चाहिए? बेक कैन गोन ने कपड़ों और पैंटों के ढेर को देखते हुए अपनी बाहें पार कर ली। जियान दाओ ने सोचा कि वह उसे एक राय देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपना मुंह खोल दिया। क्या आप मेरे दिमाग को यह कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन कपड़ों में कैसे दिखते हैं? क्षमा करें, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। जल्दी से उन्हें मेरे लिए पहन लो। पहला सेट सफेद टी शर्ट और चावल के रंग की पैंट है। जब जियान दाओ बाहर गया, बोजिन यान सोफे पर बैठ गया। उसके बाएं हाथ में एक कॉफी का कप और दाहिने हाथ में एक किताब थी। उसने अपना सिर उठाया, कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखा और निष्कर्ष निकाला, नहीं, जियान दाओ के पास दूसरा परिधान पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गर्मियों में जब कपड़े कम होते हैं तो ऐसे कपड़े ढूंढना आसान नहीं होता जिनमें पिनहोल कैमरा और सुनने वाला उपकरण फिट हो सके और वह भी बिना ज्यादा स्पष्ट दिखे। जियान दाओ ने लगातार 4 या 5 सेट कपड़े बदले। हर बार बेक कैन गोन उसे सिर से पैर तक देखता था, कभी कभी तो उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए भी कहता था कि क्या उसके पीछे वायर टैप लगाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान है। जियान दाई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक मॉडल है जो बॉस की आलोचनात्मक निगाहों के सामने काम कर रही है। इससे उसके गाल धीरे धीरे जलने लगे। वह मन ही मन परेशान थी। चूंकि वह बुई ट्रैच के घर गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपने कॉलेज के दिनों में खरीदे कुछ कपड़े चुने जो अब बहुत पुराने हो चुके थे। यदि उसे पता होता कि उसे बेक कैन गोन के सामने अच्छे कपड़े पहनने होंगे तो वह कुछ अच्छे कपड़े चुनती। अंत में बेक कैन गोन ने आसमानी नीले रंग की सूती धारीदार पोशाक पहनने का फैसला किया। छोटा गोल काला कैमरा हेड वी आकार के कॉलर से जुड़ा हुआ है, जो एक चमकदार बटन जैसा दिखता है। वायर टैप को लैपल पिन के नीचे लगाया गया था। अगला चरण संचारक का परीक्षण करना है। यह थोड़ा परेशानी भरा है, क्योंकि इसे जियान दाओ के कान में ठूंसना होगा। जियान दाओ एक चौकोर कुर्सी पर बैठ गई और बेक कैन गोन ने अपनी उंगली पर छोटा सा संचार उपकरण रखा और उसकी ओर चला गया। जियान दाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक विशेष एजेंट में बदल गई हो। वह उत्सुकता से संचार उपकरण को जोड़ने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। बेक कैन गोन उसके बराबर ऊंचाई पर बैठ गया। उसने जियान दाओ के कान की ओर देखा। उस आदमी की ठंडी सांस उसके कान के पास रुक रही थी। जियान दाओ ने महसूस किया कि उसकी कोमल उंगलियां उसके कान के निचले हिस्से को छू रही थी, जिससे उसे थोड़ा सुन्नपन, थोड़ी गर्मी और गुदगुदी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद जियान दाओ ने पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? अभी नहीं, बेक कैन गोन ने उत्तर दिया, मेरी उंगलियां अंदर तक नहीं पहुंच सकतीं। जियान दाओ ने अपना सिर झुकाकर निरीक्षण किया। यद्यपि बेक कैन गोन की उंगलियां बहुत लंबी हैं, लेकिन उसका शरीर लंबा है, इसलिए उसके हाथ छोटे नहीं हैं। जियान दाओ के पास मिनी इंटरकॉम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे यह काम खुद करने दो। जियान दाओ ने सावधानीपूर्वक इंटरकॉम उसके कान में लगाया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अंदर नहीं गिरे? जियान दाओ ने पूछा। गिर जाओ, इसलिए उस दिन अपना सिर बहुत जोर से मत हिलाओ।
मैं ध्यान दूंगा। उपकरण का परीक्षण करने के बाद बेक कैन गोन ने जियान दाओ को आत्मरक्षा के लिए एक छोटा काला इलेक्ट्रिक शॉकर भी दिया। अगला दिन शनिवार था। बेक कैन गोन पूरे दिन घर पर नहीं था। उसने केवल जियान दाओ से कुछ चीजों का प्रबंध करने के लिए कहा। रविवार की सुबह जियान दाओ ने अपनी तैयारी पूरी की और अपने घर चला गया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। मैं जा रही हूँ। इससे पहले उसने बेक कैन गोन से पूछा कि उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। उन्होंने बस इतना कहा, मैं स्वयं इसकी व्यवस्था कर लूंगा। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेक कैन गोन दूध पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। जियान दाओ के चेहरे पर घबराहट देखकर वह मुस्कुराया। घबराओ मत। वे इतने मूर्ख नहीं हैं कि तुम्हें तुम्हारे ही घर में मार डालें। जियान दाओ अवाक रह गया। वह प्रोत्साहन के क्या शब्द दे सकता था। जियान दाओ ने टैक्सी लेकर बुई ट्रैच के घर तक का सफर तय किया। जब वह कार से बाहर निकली तो उसे अभी भी थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी और उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ। हाँ, मुझे पता है। बेक कैन गोन की धीमी मधुर आवाज उसके कान के पास से आई। जियान दाओ को लगा कि वह पिनहोल कैमरे के माध्यम से देख रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने आगे कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जियान दाओ तुरंत ही पलट गया। उसने देखा कि एक काले रंग की लेक्सस कार, वही कार जिसे फोतु नगो हमेशा चलाता था, सड़क के किनारे पार्किंग स्थल पर ट्रैफिक से बचते हुए अचानक रुकी। तभी काले कांच का दरवाजा धीरे धीरे नीचे गिरा। एक आदमी का हाथ बाहर निकला और खिड़की पर टिका हुआ था। वह इस क्रिया का प्रयोग उसे अपने अस्तित्व का संकेत देने के लिए करना चाहता था। जियान दाओ मुस्कुराया। उसकी व्यवस्था यह थी कि वह उसका साथ छोड़े बिना उसके पीछे पीछे यहाँ तक आएगा। जियान दाओ को अंदर से बहुत गर्मी महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाकर ऊंची इमारत को देखा और हिम्मत करके अंदर चली गई।